चलो जाओ, कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? सेकंड फिजिक्स से स्टार्ट कर दी थी। सेकंड फिजिक्स में क्लास नंबर आज हमारी 2 हो, प्रकाशिक तथा प्रकाशिकी अंतर। और मैं पहले ही समझा रहा हूँ तुम्हें, किताब का यहाँ कुछ नहीं मिलने का, समझ में आया बात? या और जिस तरह मैं समझाऊंगा इस तरह दोबारा कभी समझ नहीं मिलने का, इसीलिए दिमाग पूरा खोल कर बैठना, क्योंकि मैं सवाल पर सवाल बरसा हो जाऊंगा, बीच बीच में सवाल पर सवाल बरसा हो जाऊंगा। और यही सब चीजें पेपर बांटती है, यही नहीं आगे भी काम आती है पेपर होगी यहाँ के बाद, समझ में आया? इसलिए पूरा दिमाग खोल कर बैठना। यहाँ तो सुनना चाहिए तरीके से। तो हम कल वाली क्लास में पढ़ लेते कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो क्या। अवतल दर्पण के 6 के 6 प्रतिबिंब पढ़ लेते। अब मैं समझाने जा रहा हूँ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल दर्पण जो हो, जो ना वो लड़की जो स्कूटी लेकर जा रही थी उसकी बराबर जो शीशा लगा हुआ था उसमें जो पीछे का दृश्य दिखाई दे रहा था, वो बार बार मुझे पलट पलट कर देख रही थी उस शीशे के अंदर, उस दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनना था। आया समझ में? मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा था उसके अंदर, समझ में आया नहीं बात? या उस शीशे के अंदर जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूँ उसकी धड़कनें बढ़ रही होगी, आया समझ में? शीशे में मुझे देख रही होगी। यार ये बात सही है गलत है यार? समझ में आया बात? हाँ हूँ भी कर दे करो, बोलो हाँ हाँ हाँ, बस हाँ हाँ, समझ में आया बात? या लगा होता जैसे मैंने अपनी गाड़ी पीछे कर ली होगी, उसका दिल दुखी हो रहा होगा, समझ में आया बात? या ऐसा ऐसा क्यों हो रहा था कि जो हिस्सा लगा हुआ था उसके अंदर आने पर मैं बड़ा क्यों दिखाई दे रहा था और छोटा, इतना बड़ा इंसान, इतना ठड्डा इंसान, आया समझ में? इसके अंदर इतना छोटा सा कैसे दिखाई दे रहा, समझना चाहते हो? यही उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समझ में आया? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा ध्यान से सुन लेना, कल वाली क्लास समीर से दे देना, 1 घंटा 51 मिनट की वीडियो पूरी पूरी। तो एक कल वाली क्लास में पढ़ा प्रकाश क्या हो, दूसरे नंबर पर हमने जाना प्रकाश का प्रवर्तन क्या हो, समझ आए? तीसरे नंबर पर हमने जानने की कोशिश करी गोलीय दर्पण क्या हो, 2 प्रकार के हो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। उसके बाद समझी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है, उसके बाद समझा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, और उसके बाद नियम बनने के बाद में हमने समझा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और आज समझेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। समझ में आए बात? फॉर्मेशन इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। अब हम कन्वेक्स लेंस से कन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, समझ में? मिरर पढ़ रहे हैं, मिरर 2 प्रकार के, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब समझो ध्यान से अच्छे तरीके से। अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और जितनी भी हेडिंग लिखे जाएंगे ना, मैं सारी कहीं में लिखनी इंग्लिश में। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इंग्लिश में क्या लिखोगे सर? आया समझ? मैं नहीं लिखूंगा, मैं बता दूंगा तुम। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया बात? या फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण में 6 बने थे, तो इसमें 2 क्यों बनते हैं ये भी समझ लो। 2 क्यों बनते हैं? 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं इसमें। ये रहा हमारा अवतल, ये हमारा रहा कौन सा दर्पण है? कौन सा है? उत्तल है, अवतल है जो बनाया था ये बोर्ड पर, दोबारा ना कह देना इस तरह, ठीक? ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल ही दिखाई देगा जब ट्यूशन में नहीं आती। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बिंदु पी हुआ, पोल है, उसके बाद यहाँ कल बताया था यहाँ फोकस हो, उसके बाद फोकस के बाद यहाँ हमारा सेंटर दिखाई देगा, है नहीं सेंटर? उसके बाद यहाँ कहीं अनंत होगा नहीं अनंत? यहाँ से कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब यहाँ अनंत होगा तो ये जरा यहाँ बताओ, यहाँ मैंने जब यहाँ अनंत होगा, ठीक, हमें बढ़ रहे पहले नंबर पर, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, मान लो अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई, एक तो वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं और दूसरी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रख सकते हैं, इसलिए 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं उसमें। ये बात उससे समझ में अच्छी तरह आ रही है जिसने कल वाला क्लास करा होगा, समझ में आएगा, उसे सब समझ में आ रहा क्या जुगाड़ हो रहा है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था जब कोई वस्तु रखी रहती है ना, उससे किरणें चलती है, और किरणें चलती है बहुत सारी, लेकिन 2 तो अपनी बात समझ लेते हैं हम। देखो बहुत सारी किरणें चलती है, और तुम कल ये बताया गया था ये जितनी भी किरणें चलती है ना, जब प्रतिबिंब का नियम बताया था कि जब गोली दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद हमेशा यहाँ से नहीं होकर जाने, यहाँ से नहीं होकर जाने, हमेशा फोकस से होकर जागी मुख्य फोकस से होगा। कहाँ से जागी? इतनी बात बताओ समझ में, मुख्य फोकस तो होकर जाएगी नहीं जाएगी। और जहां दोनों किरणें मिलती हुई दिखाई देंगी ना, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता होगा, और प्रतिबिंब का मतलब इमेज बनती होगी। इसे हम ओ से लिखते हैं, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, आई का मतलब इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। तो ये तुम्हारा वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब, समझ ये तुम्हारी वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब। लिखोगे क्या इस ए पॉइंट में? लिखोगे क्या? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। उत्तल दर्पण नहीं आया, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, फिर यहाँ लिखेंगे 3 चीजें लिखेंगे। मैंने कल वाले क्लास में बताया था तुम 3 चीज लिखते हैं। नंबर फर्स्ट वस्तु की स्थिति, वस्तु की वस्तु स्थित है कहाँ? वस्तु की स्थिति। अब वस्तु बताओ कहाँ स्थित है? अनंत पर, तो यहाँ लिखोगे अनंत पर। दूसरा जो पॉइंट बताया था मैंने तुम बताया था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब जो प्रतिबिंब बताओ कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे नंबर पर उसके बाद प्रकृति। किसकी प्रकृति? प्रतिबिंब की प्रकृति। अब बताओ प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी की प्रकृति?
अब बताओ प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बताओ कैसा? आभासी नहीं होगा, क्योंकि तो इधर जितने इसे डॉटेड डॉटेड करके बनाना है, इसे डॉटेड डॉटेड करके बनाना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था इधर सिर्फ आभास हो, ऐसा इसे डॉटेड डॉटेड करके बनाना इस लाइन को पूरा का पूरा। समझ में आया बात? या इधर जो प्रतिबिंब होगा ना वो होगा बिंदु के जैसा, बिंदु के आकार का वस्तु से छोटा आभासी आभा को दिक्कत यहां तक इतनी बात हो तो समझ में आई? गलत है क्या? आभासी आभासी अब सही है। अच्छा बड़े वाले से आएगा। अच्छा वर्चुअल अपने आप लिख लो यार, कौन सी ड्रामे कर रहा है? समझ में बात है? वर्चुअल इमेज बनेगी, याद रहिए बात है। तो वर्चुअल का मतलब आभासी हो, ठीक है, अपने आप लिखना आभासी। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या तक? उसके बाद जो बी पॉइंट, बी वाला पॉइंट भी समझ लो, दूसरा वाला। अब वस्तु को हम उठाएंगे और यहाँ से थोड़ा कहीं बीच में रख देंगे, सर अनंत और ध्रुव के बीच में रख देंगे। चलो चीजों को समझना, जर्नलाइज करना, इतनी बार इसका रिवीजन करना, दिमाग में क्या नाम बताया फटाफट उसे दिमाग बैठे दिमाग, कोई पहली बार तुम्हारे सामने नाम आया उसको कई बार बैठे दिमाग में रिपीट करो जा करो, वो क्या होगा? जर्नलाइज हो जाएगा। जब तक चीजें सामान्य नहीं होंगी ना तुम्हारे लिए। अब मैं कहने चलो तुम बैठ कर ना कोई कहानी तुम्हारे ज्यादा पढ़ जाना तुम्हें सुनाई होगी, तुम बैठ कर कहानी कहीं भी सुना सकते हो। क्यों? ये सामान्य होगी ना, चीजों को जर्नलाइज कर रखा तुमने, इसे तुम कहीं भी सुना सकते हो। तो ये सब चीजें जर्नलाइज करनी है। हाँ बस ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी हो, और ये किस तरह ये वस्तु रखी रहा, इसमें इस तरह प्रतिबिंब बने हो, बस सामान्य होगी। इस तरह पेपर में आगे लिख दो, आपके पास तो सब चीजें आसान से दिखाई देंगे। और जब हम बैठक कॉपी में जब मरे उड़ जाते होते, ऐसा क्यों हो? ऐसा हो जाए तो मेहनती इंसान के पास सब चीजें आसान दिखाई देगी। तुम समझ में आया बात? जब तुम मेहनत करने वाले बन जाओगे ना, जब तुम घंटों घंटों बैठ कर पढ़ोगे तो तुम्हारा पढ़ाई की तरफ मन दौड़ागा। यहाँ वही बच्चा हो क्लास में पता, जिसके अंदर मेहनत करने की अक्षमता है, या उन्होंने भविष्य में पहले कभी मेहनत करी और वो उसकी इच्छा कर सको। आया समझ में? जिसके वही मेहनत करना बस का नहीं है ना, वो घर शांति तो बड़ा सांडी की तरह सो रहा है। समझ में आया? जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा, कीड़ा मरे जिसके अंदर, कीड़ा वो मरा हुआ पड़ा ना, जिसे जिंदा करना वो होगा यहाँ। समझ में? तो तकड़ हिसाब है तुम्हारा, ठीक? बताइए दिक्कत तो नहीं है? जिंदा ना? तो ठीक, सुन लो देख लो, ये हमारा प्रतिबिंब, हमारा प्रतिबिंब है, पट लग गया ना, दर्पण है, उत्तल दर्पण है। मैं देख रहा था जाग रहा नहीं जाग रहा तू, ध्रुव हमारा। उसके बाद यहाँ हमारा ये हमारा सेंटर, अच्छा ये सेंटर हुआ, ठीक है। देख रहा था जाग रहा नहीं जाग रहा यार तुम। ये हमारा उल्टा आठ, उल्टा आठ तो है, यो अनंत नहीं है, उल्टा आठ नहीं है। आया समझ में? अब हम क्या कर देंगे? वस्तु रखेंगे, वस्तु पहले कहाँ रखी थी? अनंत पर। अगर धक्का दे दो, वस्तु दे दो आगे धक्का, यानी जो स्कूटी वाली लड़की जा रही थी, मैं उसके करीब आया गाड़ी ले, जब मैं करीब आया इनकी धड़कन बढ़ जा, इतना करीब नहीं आया, गाड़ी बेचा तो लक्ष्मी खुश हो गई याद मैंने क्या क्या बात कर दी इधर। ये भी वस्तु होगी, भी इसके पास से चली प्रकाशीय किरण, नियम बताया था, जो भी प्रकाशीय किरण चलती है ना, यहां तक चलती प्रकाशीय किरण वो हमेशा यहां तक जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसा नहीं होगा फोकस तो चली जाएगी, बदतमीजी नहीं खिलानी बिल्कुल भी, जाती हुई प्रतीत होगी। आभास, सुभाषिनी आभास, सुभाष की बैठी है एक, ठीक, यहां तक चली प्रकाशीय किरण, इसके बाद फिर आभास होगा। थोड़ा सही सही करके मिला देना, मेरी ड्राइंग और ड्राइविंग बहुत कमजोर है, ऐसा समझ में। इतने में गाड़ी में बैठता हूँ तो दूसरों के साथ लेके जाता हूँ। ये ए है, ये बी है, इसका नाम ए डैश, इसका नाम बी डैश। कोई दिक्कत है? तक वस्तु देख लो कितनी बड़ी, प्रतिबिंब देखो कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। ऐसा समझ में, वस्तु बड़ी नहीं है, प्रतिबिंब छोटा। मैं इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा ठाड्डा इंसान गाड़ी सहित, और स्कूटी वाली लड़की के बराबर में जो शीशा लगा छोटा सा नहीं है, इतना ठाड्डा इंसान इतना छोटा सा दिखाई दे रहा, इतनी बड़ी वस्तु इतनी छोटी सी दिखाई दे रही। बुझा रहा? चीजों को पढ़ने के बाद ना जर्नलाइज करना, जर्नलाइज। अगर चीजों को पढ़ने के बाद तुम किसी सामान्य चीज से नहीं जोड़ पा रहे ना, इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई फेक फेक सब। अब यहाँ तीनों चीजें लिख दोगे,
तीनों चीज में क्या क्या लिखोगे? नंबर फर्स्ट, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां स्थित है? अनंत और ध्रुव के बीच में। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां स्थित है? ध्रुव और फोकस के बीच। आया समझ में? ठीक। और दो चीजें होगी। तीसरे नंबर पर क्या लिखो? प्रकृति। प्रतिबिंब कैसा? छोटा, आभासी, छोटा भी है, आभासी भी है, सीधा भी है, और दर्पण के दाईं ओर भी है। इधर हो दाईं ओर, इधर हो बाईं ओर, इधर तो दाईं ओर हो, इधर बाईं ओर भी। ये तीनों चीजें लिख दोगे। इस तरह करके हमारा जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना वो भी समाप्त होगा। रुक जाओ, सीधी साधी भोली भाली। इधर नोट। अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन क्या हो। ये तुमने शायद 10वीं क्लास से पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन। हिंदी बताता हूँ। परिपाटी चिन्ह अब भी नहीं समझ में आया, अब भी समझ में नहीं आया। प्लस माइनस क्या हो, कौन सी दूरी प्लस में लेंगे, कौन सी माइनस में लेंगे, अब आएगा समझ में? ठीक। परिपाटी चिन्ह, परिपाटी चिन्ह इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। याद रहेगी बात? या इसका मतलब समझो क्या हो। इस तरह करके हमने कोई ग्राफ बनाया। दुनिया में कभी भी जो भी दूरियां इधर लिखी जाएगी वे हमेशा सदैव प्लस में ली जाएगी। ये जो y है ये y डैश मान लो, ये x इस x डैश मान लो। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जरा एक बात बताओ, जितनी भी दूरियां इधर लेंगे हम इधर वो सारी प्लस में होगी, और जितनी इधर लोगे ऊपर वाली दूरियां नीचे वाली, बीच में ये क्या हमारा ओरिजिन, ओरिजिन नहीं ओरिजिन, ओरिजिन दिखाई दे रहे थे फिर थोड़ी हरिचंद। तो बजाओ इधर क्या है हमारा पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, इधर इधर नहीं। यहाँ इसका मतलब समझाने का मतलब कुछ और है। इसका ये मतलब जितनी भी दूरियां इधर लेंगे ना वो हमेशा प्लस में लेंगे, और जितनी भी दूरियां इधर लेोगे ना वे माइनस, और जितनी भी दूरियां नीचे होगी ना वे मजबूरियां होंगी, और जितनी भी दूरियां ऊपर होगी ना वे भी मजबूरियां में प्लस में ले जाएंगे। यानी ऊपर जाने पर क्या होगा? फायदा, और नीचे जाने में क्या होगा? नुकसान। ऊपर जाने पर क्या होगा? ऐसा समझ, फायदा होगा जब टॉयलेट करने जाओ ऊपर तो फायदा ही होगा। ऐसा समझ, उस तो भी ऊपर जाना हो, उस तो भी ऊपर जाना हो, उस तो भी ऊपर जाना हो तो क्या होगा? ऊपर जाने पर फायदा ही होगा। ठीक, तो जाओ फिर कट कप। इधर जाने पर क्या होगा? देखो ये भी तो कुछ सलाह दे रहे, तुम सलाह दे रहे हैं। इधर सीधी तरफ चलोगे ना, सीधी दिशा में चलोगे तो फायदा होगा, और उल्टी दिशा में चलोगे ना, उल्टी दिशा में घाटा होगा। ऐसा मतलब इधर जाओगे तो इधर जाओगे तो क्या होगा? घाटा, और इधर जाओगे तो क्या होगा? फायदा। सीधी दिशा में चलोगे तो क्या हो? फायदा। उल्टी दिशा में चलने में क्या हो? नुकसान। ये भी सलाह दे रहा है। ऐसा समझ में गणन सुनेगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ओए इधर देख लो यार, इधर इतनी बात बता समझ में नहीं। नीचे जाओगे तो क्या होगा? ऊपर जाओगे तो बस ऊपर जाने की तैयारी करो। चलो नोट करो यहाँ तक, बात नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। पहला पॉइंट, अब हमने ये समझ लिया जितनी भी दूरियां इधर होगी वे प्लस माइनस की होगी, और जितनी भी दूरियां इधर होगी वे प्लस की होगी। ऊपर की दूरियां प्लस की और नीचे दूरियां माइनस की होगी। ये समझ लिया? अब हम क्या समझाने वाले? अभी समझाने वाले यार ये जो एक तो अवतल दर्पण हो, एक हो उत्तल दर्पण, उसमें कुछ चीजें हैं जैसे वस्तु रखी हुई उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की दूरी को, और जो फोकस दूरी है उसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, और जो वक्रता त्रिज्या उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इनका जरूरत पड़ती है। समझ में आ पाती है? कुछ सूत्र बनाए गए, वे सूत्र देखो क्यों बनाए गए, कैसे सूत्र है समझ लो ध्यान से। दो चित्र बनाऊंगा, दोनों को ध्यान से देखना। ठीक, और तुम बताना फिर इसमें कौन कौन सी चीज प्लस की होगी, कौन कौन सी चीजें माइनस की होगी। समझे? पेपर में कैसा सवाल पूछे जाते हैं, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। दो चित्र बनाए जा रहे हैं, मुझे बता कौन सा दर्पण है? प्रभात कौन सा दर्पण है? राखी को पता लग गया इधर का तो उत्तली होगा, फिर उत्तली होगा उधर का दूसरा। 56 साल बाद ट्यूशन आएगा। इधर देख लो, इधर ये कौन सा दर्पण? इसका नाम M, इसका नाम N। ये बीच में यहाँ ध्रुव होगा, ध्रुव 2, ये भी हमारा ध्रुव होगा। बात ना करो बिल्कुल भी, और करो देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। उसके बाद ऐसे ऐसे ठीक है। इसका नाम सेंटर हुआ। चुप, बात ना करो, इस तरह बात कर रही थी।
तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा 10वीं क्लास वालों को पता, तुम्हें नहीं पता, तुम बच्चे होगी। फोकस मैंने घर भेज दिया उसे, मैंने कहा हटा दो चाप। यहाँ अनंत, यहाँ भी अनंत, यहाँ ना कोई है वहां पे, आ जाओ तो नानी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, भूत नहीं होते, घबराओ ना। इसके पास से किरणें चली, किरणें चली, इस बिंदु पर टकराई, टकराने के पश्चात ना इस ध्यान तो सुना चाहिए तरीके, मुख्य फोकस तो हो जाने वाली। ठीक, थोड़ा ठंड लग रही, थोड़ा तो रिसा हुआ, थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, एक ऐसी भी तो किरण होगी, मजा नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा सा करो ऐसा, उसके बराबर तो कर ही लो। देखो प्रकाश की किरण यहाँ तक चली, कोई दिक्कत आता है? ये बना इस वस्तु का प्रतिबिंब, बन गया नहीं बन गया इसका प्रतिबिंब? इसका नाम है ए डैश और उसका नाम है बी डैश। कोई दिक्कत आता है? इसका नाम ए डैश, इसका नाम बी डैश। ये वस्तु है ए बी, ये प्रतिबिंब इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हुआ। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक, तो जरा एक बात बताओ मुझे, तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हुआ, ये वस्तु हुई। ठीक, इधर भी कोई बना था, इधर भी देखो सिस्टम, इधर भी थोड़ा आराम से ध्यान के साथ शांति से समझना। उसके बाद हमने कोई वस्तु रख दी, इस वस्तु का नाम ए, इसका नाम क्या है बी। दिक्कत, इसके पास से प्रकाश की किरणें चली, चलिए प्रकाश की किरणें टकराने के बाद में थोड़ी देर पहले समझाया वाला, यहाँ तो चली जाएगी फोकस, फोकस तो सेंटर लगो, फोकस लगो, दीदी को सेंटर बिगड़ जाना, समस्या खड़ी हो जाए। ठीक है, छोटी उम्र में इसलिए कारनामे नहीं करने चाहिए। इधर देख लो, ए डैश और बी डैश, कोई दिक्कत तो नहीं आया तक? तो उसके बाद समझिए ना, समझिए ना? ठीक है, तुम समझे तो नहीं? अरे ये समझ गया क्या? बेवकूफ से कहीं की वस्तु की दूरी को यो ना, ये वस्तु नहीं है और ये अवतल दर्पण नहीं है। अवतल दर्पण को तो गोले दर्पण कहते हैं। तो वस्तु जो रखी हुई वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु तो अभी तो वस्तु ही है, जहां भी यू दिख गया ना उसका नाम वस्तु की दूरी। आज के बाद दिमाग में सेट कर लेना, यू का नाम वस्तु की दूरी, दोबारा ना बताना पड़ेगा मुझे। वस्तु का कार्य नहीं है, वस्तु की लंबाई नहीं है, वस्तु की ऊंचाई नहीं है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। इधर देख लो, इधर देख, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रतिबिंब है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो, इसे हम वी से डिनोट करते हैं, वी से, स्मॉल वी। क्यों प्रदर्शित करते हैं यू से वी से? ये मतलब ये मत पूछना, बस डिनोट करने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका। पाई का मान 22/7 तो किसी को कुछ नहीं पता अभी तक, आया समझ में? मुझे छोड़ दो, ठीक। आगे चलो, यू किसका मान सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। यो वस्तु, हमारी वस्तु की दूरी कहीं से प्रदर्शित करते हैं, यू से। यू याद रहेगी, प्रतिबिंब है, सुनो प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी कहीं से प्रदर्शित करते हैं, तो वी का नाम है प्रतिबिंब की दूरी और यू का नाम है वस्तु की दूरी। ठीक, यू का नाम है वस्तु की दूरी और वी का नाम है प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं हो, यहाँ तक दूरी ले लेता हूँ। सेंटर से लेकर और ध्रुव तक की जो दूरी हो वह वक्रता त्रिज्या होती है। यह बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी। अच्छा, तो यहाँ भी सेंटर है, इसमें सेंटर आया समझ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी यह वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और जो वक्रता त्रिज्या ना या हमारी आर से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा दर्पण? अवतल। ये कौन सा? उत्तल। इसे बोलते हैं कौन के मिरर, कौन के, और ये बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब जरा एक बात और बता दो, इसमें 3-4 चीज बताई मैंने तुम्हें। एक तो अच्छा ये बताओ, इसमें फोकस है, फोकस, और यहाँ तक लेकर दूर तक की जो दूरी हो फोकस दूरी नहीं कहलाती है। कल भी बताई थी मैंने तुम्हें, ये फोकस दूरी कहलाएगी यहाँ तक की। अच्छा जो तो फोकस दूरी ज्यादा हो वो वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो, फोकस लिख रहा था किसी का मुंह, तो ऐसे समझ में ऐसे लग रहा था उसके मार्क उसके भीतर सर समझ में आ बात है। तो ये प्रतिबिंब है ना, जो प्रतिबिंब की दूरी उसे तो वी से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को। अगर किसी भी दर्पण की तुम्हें वक्रता त्रिज्या पता ना तो फोकस दूरी आराम से आधा करके निकाल दोगे। समझ में आया बात? यह बात कल भी बताई थी। अच्छा यहाँ भी तो होगी फोकस दूरी, फिर
होगी यहाँ फोकस दूरी, बताओ कि एफ से प्रदर्शित नहीं करेंगे सर, तो यहीं तक की तो होगी फोकस दूरी। समझ में आया? यू का नाम पता लग गया क्या है? अभी बताइए, यू का नाम क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा वी का नाम भी बता दो, दूरी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी। और मैं एक बात और बता दूं पहले ही, वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, बिंब। हाँ आया समझ में? आधे सोचो बिंब होगा तो प्रतिबिंब ही होगा, बदतमीजी नहीं करना नहीं है, इसलिए मैंने कहता है बिंब को हम वस्तु भी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, ये 11-11 नहीं आए, 11-11-22 लिख दो यहाँ फिर। उसके बाद ये हो एफ, एफ का नाम हो फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी भाई? जुत्ता मेरे पैर में, मजाक नहीं कर रहा। और किसकी किसकी फोकस दूरी है? गोले दर्पण की फोकस दूरी नहीं है यार, चुल्लू हो जाना, चुल्लू क्या हो ऐसा समझ, उसमें डूब के मर जाओ। फोकस दूरी वी होगा, एफ होगा, उसके बाद होगा आर। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या। किसकी वक्रता त्रिज्या? सारा काम गोली दर्पण का है, ये सबका बाप है गोली दर्पण, सारा जुगाड़ इसके साथ हो रहा है, तो सब चीजें इसकी होगी। अब मैं क्या करूँ, मेरी भाषा ऐसी तो समझ क्या बात है, मैं अपनी भाषा थोड़ा ही बदलूंगा, समझ में आया? ठीक, और तुम्हें भी इसी भाषा में समझ में आवा आता नहीं। वी होगा, यू होगा, आई लव यू होगा, आई लव यू, हाँ वी है यार, एफ हुआ, आर हुआ। गगन समझ में आ रहा? भाषा तो नहीं बदलनी। ऐसा करूँ, ऐसे किया जाता है घंटे, मेरे बस की बात नहीं है, चुपचाप पढ़ना पढ़ ले भाग जाएगा। बड़ी क्लास में मैं अपनी लैंग्वेज थोड़ी सुधार कर रखता हूँ, समझ में आया बात? है छोटी छोटी जो क्लास है ना, तुम तो नन्हे मुन्ने से बच्चे होगी। तो ये बताओ समझ में आया था क्यों फोकस दूरी? अब यहाँ देख ले, यहाँ देख, यहाँ मजा आ रहा है, ओरिजिनल चीज पीस यहाँ सी, तू वहां देख रहा है। डुप्लीकेट पीस दे रहा, देख ओरिजिनल पीस देख यहाँ। और हुआ यहाँ तक क्यों? कोई दिक्कत यहाँ तक? फोकस दूरी हुई, वक्रता त्रिज्या हुई, प्रतिबिंब की दूरी हुई, वस्तु की दूरी हुई। एक चीज और ध्यान से सुनना, ये प्रतिबिंब वस्तु या वस्तु, इस वस्तु का कुछ ना कुछ आकार होगा, कुछ आकार, वस्तु का आकार, वस्तु की साइज, वस्तु की लंबाई, वस्तु की हाइट, एक ही मतलब है। दोबारा फिर समझ लेना, तो सब चीजें न्यूमेरिकल में लिखी हुई लगी हैं। वस्तु का आकार हो, वस्तु की लंबाई हो, वस्तु का साइज हो, साइज का मतलब भी आकार ही हो, वस्तु की लंबाई हो, ऐसा ये लंबाई आकार साइज एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। इसका मतलब वो हम ओ से प्रदर्शित करते हैं वस्तु का जो आकार होगा, वस्तु की जो हाइट होगी, ओ का नाम है वस्तु का आकार। और कुछ किताबें इतनी बदतमीज है, इसमें एच लिखा है, सिर्फ एच, छोटे वाला एच। एक काम करता हूँ, बदतमीजी खिंडाई देता हूँ मैं, अगर किताबों में एच लिखा हुआ ना, ऐसे समझ में, या ओ लिखा हुआ, उसका क्या मतलब होगा? वस्तु का, वस्तु की हाइट, वस्तु की आकार। याद रही बात है? उसके बाद जो प्रतिबिंब हो गया बाबू, ये जो प्रतिबिंब बनता है इसका भी तो कुछ ना कुछ आकार होगा। प्रतिबिंब को इमेज नहीं कहते हैं, तो इमेज का मतलब आई लिख दिया सीधा उठाकर, तो आई का मतलब प्रतिबिंब का आकार। और कुछ किताबें इतनी बदतमीज है, चटास भी लिखा में, ऐसा समझ में, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से चलोगे तो ओ और आई लिखोगे, और किताब के हिसाब से चलोगे तो एच और एच डैश लिखोगे। समझ में आई बात है? तो मैंने ऐसी बदतमीजी खिंडानी बंद कर दी, मैंने कहा तू लिख कितना कहाँ तक लिखा गया, हम तुम्हारे बाप हैं, आया समझ में? क्योंकि आप तो आप है, तो यहाँ लिखोगे आफ्ताब नहीं, आप तो आप है, प्रतिबिंब, आफ्ताब तो चला गया जेल में, प्रतिबिंब का आकार। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ। तो आई और ये एच डैश लिख दो, वो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का साइज होगा। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा कि वस्तु का आकार बड़ा होगा? रैपट इतने बनाओ, सवाल पर निर्भर करेगा, तुम बताओगे कौन सा आकार बड़ा होगा। तो बनाया भी कुछ भी, मतलब कौन से घर आए हो भाई, अपना भी बता दिया कुछ भी, कोई सा बड़ा हो सकता, कोई सा छोटा हो सकता, कुछ भी। चलिए घर से निकल कम भी जा रहे ट्यूशन पढ़ने, आदत पड़ी ना रटने की। चुप। अब ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, इसमें दो चीज हमेशा याद रखते हैं सब बच्चे, कि इसमें कौन कौन सी चीज प्लस की होगी और कौन कौन सी चीज माइनस की होगी। थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन बताया था, जो ऊपर की दूरियां प्लस की हो, नीचे की दूरियां माइनस की, इधर की दूरियां माइनस की हो, इधर की दूरियां प्लस की हो। अब चलते हैं हम तल दर्पण के पास, और उसमें देखते हैं यू का मान प्लस मिलेंगे माइनस मिलेंगे, सवाल करेंगे हम। जब सवाल करेंगे इसमें देखते हैं यू का मान प्लस मिलेंगे माइनस मिलेंगे, अगर प्लस मिलेंगे तो क्यों लेंगे, और माइनस मिलेंगे तो क्यों लेंगे। आ जाओ चलो, इसे यहाँ पूरा एक साइन, इस दर्पण को ना तुम साइन कन्वेंशन मान लो, पूरा चतुर्थांश मान लो, ऐसे दूरियां खींचो उसके बीच में, धड़ और धड़, और ऊपर की जो दूरियां होंगी प्लस की, और इधर की जो दूरियां होंगी माइनस की, और इधर की दूरियां होगी प्लस की, और इधर की दूरियां माइनस की, और नीचे की दूरियां
माइनस की। चलो u का मान इधर नहीं है तो u का मान अवतल दर्पण के लिए हमेशा माइनस होगा। जब भी अवतल दर्पण का सवाल कर रहे होंगे u का मान उन्होंने कहा ना एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और तुम सवाल करने चले अवतल दर्पण, अच्छा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी अवतल दर्पण में u का मान हमेशा माइनस में होगा। ये देख लो क्योंकि इधर रखी जाएगी वस्तु, जो वस्तु की जो दूरी होगी माइनस में लेंगे ऑटोमेटिक लेंगे, चाहे सुनो कहानी आना चाहिए। अगर u का मान प्लस में तो वस्तु पक्की बात इधर रखी होगी, आया समझ में? चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो u का मान हमेशा माइनस में होगा। पहले मैं अवतल दर्पण के लिए लिख देता हूँ कौन कौन सी चीज प्लस की होगी कौन कौन सी चीज माइनस की होगी। लिख दो अवतल दर्पण के लिए नोट नंबर फर्स्ट, फिर नोट नंबर 9 उत्तल दर्पण के लिए लिखूंगा। पहले नोट नंबर 1 में अवतल दर्पण के लिए ये बात याद रखनी कि अवतल जो दर्पण होगा अवतल दर्पण के लिए कुछ नहीं है, ये u का मान है ना, यू कैसे लेना माइनस, माइनस को हम निगेटिव कहते हैं, ये निगेटिव की शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब माइनस में लेंगे u का मान। बात समझिए, हमें तो u का मान माइनस में लेते हैं, ये स्कूल वाले लिखा हुआ है, लिखा जाने का ड्रामेबाजी चौंचलेबाजी है, ठीक है। ये पता लगा u का मान हमें सिर में दर्द है मेरे, जूता मारू काट। इधर v का मान नहीं आया, v का मान ही माइनस में लेंगे क्योंकि v का मान भी इधर ही, f का मान भी माइनस में लेंगे, आया समझ में, f का मान ही माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे, जो चीज इधर माइनस में लेंगे। देखो अवतल दर्पण में r का मान भी फिर तो माइनस में लेंगे, आया समझ में, जो इधर जो नीचे देखो नीचे क्या है, नीचे i का मान नहीं है, i नीचे नहीं आएगा तो i का मान ही माइनस में लेंगे। लो भाई जी तो अच्छी बात है, ये सारे निगेटिव लेंगे। मैंने कहा ना एक अवतल दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर है, आप कहोगे जी नहीं नहीं माइनस के 20 सेंटीमीटर है, सवाल करते वक्त माइनस के 20 सेंटीमीटर बोल लोगे। माइनस ये बताओ, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, दिशा बताएगा कि प्रतिबिंब किधर बनना है, फोकस किधर है, फोकस दूरी किधर है, समझ में आया बात? या ये सब माइनस दिशा बताएंगे कि बस पक्की बात है वस्तु इधर रखी होगी, माइनस बताएगा कि इधर की वस्तु इधर की बात करी जा रही है, इधर की बात करी जा रही है, समझ में आया? देखो आई का मान माइनस में लिया क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनना है, ये माइनस ये बता रहा कि प्रतिबिंब उल्टा बनना है। देखो ओ का मान प्लस में लेंगे माइनस में, ऊपर नहीं है, ये कह रहा वस्तु सीधी रखी है, देखो ओ का मान प्लस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, आया समझ में, इस पॉजिटिव की शॉर्ट फॉर्म, समझ में आया बात है? अब देखो और कौन सी इसमें बताओ, और कौन सी चीज प्लस की होगी, है कोई और चीज प्लस की होगी इसमें? बाकी इसमें से एक ही चीज प्लस की होगी, बाकी सब माइनस में होगी। यही बात तुम्हें याद रखनी कि भाई जी आपने बताया था अवतल दर्पण के लिए ना सिर्फ एक ही चीज प्लस की हो, वो हो वस्तु का आकार, वस्तु का आकार प्लस का हो, बाकी सारी चीजें माइनस की होगी। अवतल दर्पण में दिमाग में सेट कर लेना, दोबारा बताना ना पड़ा मुझे, ऐसा समझो, नहीं तो जूता नहीं मारना है गाड़ी का, ऐसा समझ बात है, सीधा चाटा मारूंगा 90 डिग्री एंगल पर। अवतल दर्पण में ना जितनी भी दूरियां ना सारी की सारी दूरियां माइनस में होगी, बस वस्तु की दूरी को छोड़कर। किसकी दूरी को? वस्तु की दूरी, वस्तु के आकार को छोड़कर, यानी वस्तु का आकार, दूरी अलग चीज, जो दूरी यू हो आए वो तो माइनस में होगा, सारी दूरियां माइनस में होगी, बस वस्तु का आकार छोड़कर या वस्तु की हाइट छोड़कर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई, समझ में आया बात है? लेकिन इसे हम वस्तु की दूरी नहीं कह सकते क्योंकि वस्तु की दूरी यू हो, वस्तु की दूरी दर्पण से यू हो, ऐसा ये वस्तु का आकार, वस्तु का साइज है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की हाइट, वस्तु की ऊंचाई है। बात समझ में आई बात क्या? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं यहाँ तो कोई। ये सारा जुगाड़ हमने किसके लिए लिखा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए। और बात पता लग गया अवतल दर्पण के लिए कौन कौन सी चीज माइनस की होगी, कौन कौन सी प्लस की होगी, समझ में आया? गगन पता लग चुका, मुझे बताना पड़ा बस। ओप में इसलिए स्टार लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक ही बस प्लस का, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया इसको, बाकी सब माइनस के। अब यार ये तो नोट नंबर 1 में अवतल दर्पण के लिए हमने कांड खिलाया, ऐसा समझो। अब नोट नंबर 2 में अवतल दर्पण के लिए कांड करने वाले होंगे, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक? जुबान फिसल जाती है, ऐसा समझ में। उत्तल दर्पण के लिए तुम बुरा तो नहीं लगता मैं जूते जाते मारने की बात करूँ यार सर, अपने बच्चे घर के मान, मैं घर का कैंडिडेट मान कर चलता हूँ, ठीक? यार समझे करो, यू देखो उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए ये यू का मान होगा, यू का मान इधर नहीं है, और जितनी भी दूरियां इधर होगी माइनस में, इसमें सिर्फ यू का मान ही माइनस में होगा, आया समझ में? यू का मान ही माइनस में होगा, बाकी सब सारा जुगाड़ प्लस में होगा, आया समझ में? चलो यू का मान ही केवल निगेटिव होगा इसमें, आया समझ में? अलग कलर से डिनोट कर दिया ना, अच्छा लगेगा देखने में।
ये बताओ u का मान माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में। बताइए ओ तो नहीं प्रदर्शित करते सर वस्तु का आकार, ये प्रतिबिंब के आकार को आई तक नहीं प्रदर्शित करते, बाकी सारी दूरियां प्लस में। आई का मान ही देखो प्लस में होगा, बताओ ओ का मान प्लस में होगा माइनस में होगा, क्योंकि ऊपर है ना। तो उत्तल दर्पण के लिए जो वस्तु का आकार हो प्लस में हो माइनस में है, प्लस में नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद v का मान, इधर की दूरियां प्लस में, और f का मान, अच्छा प्लस में मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। इधर चले जाओ, f का मान, r का मान बताओ, r का मान पॉजिटिव। इधर चले जाओ और बताओ, और है क्या यहाँ से, और है क्या, i का मान कैसा होगा, तो जो ऊपर के नहीं सारे के सारे पोर्शन ये पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत। और ये ऊपर का बस u का मान माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में होगा उत्तल दर्पण में। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, मुझे दोबारा ना बतानी पड़े कि अवतल दर्पण में कौन कौन सी चीज प्लस की होगी, कौन कौन सी माइनस की होगी। और ये याद नहीं करनी, याद करनी है नहीं है, इतनी याद करनी कि सामान्य बना देनी है। आए समझ, जेकर प्रकाश का परावर्तन तुम्हारे लिए सामान्य होगा, क्यों, क्योंकि तुम 10वीं क्लास में पढ़ गए, सब चीजें सामान्य, ABCD तुम्हारे लिए सामान्य हो चुकी। जब तक तुम किस चीज को इतनी बार नहीं पढ़ते, नहीं रिवाइज नहीं करते कि तुम्हारे लिए सामान्य नहीं हो सकती, तब तक तुम 12वीं क्लास में पास नहीं हो सकते। ओके बाबू, इतनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगा। कोई चैप्टर निकालने बैठे, चलो तुमने केमिस्ट्री का चैप्टर निकालने बैठे रासायनिक बल गति, इतनी बार निकाल लो, इतनी बार निकाल लो, एक दिन का टाइम और मिल गया, दोबारा फिर से रिपीट करो घर बैठ काज पे, वो तुम्हारे लिए सामान्य हो चुका होगा। कम से कम 8-10 नंबर का पेपर आगा उसमें, वो तुम्हारा बहुत बेनिफिट देगा, बेकार नहीं जाने का। दूसरे के मुंह तरफ को मुंह नहीं ताकने के तुम, समझ में आया बात है। एक दिन का टाइम और मिल गया तो तुम घर बैठ कर जबरदस्त प्रैक्टिस करो, आज तो सारा रट ही लूंगा सर, देख के जाके जो होगा, फिर कल को टेस्ट देने जाऊंगा, ऐसा कर रहे करना। समझ में आया बात है, कोई दिक्कत। तो चीजें ना तुम्हारे लिए सामान्य हो जानी चाहिए। चलो बताओ, अवतल दर्पण के लिए कौन सी चीज माइनस की होगी, कौन सी प्लस की होगी, कैसे पहचानोगे अवतल दर्पण में। ओ का मान प्लस का होगा, बाकी सब माइनस। और जो उत्तल दर्पण है ना, उसमें u का मान माइनस। ये चित्र भी दिमाग में पड़ा होना चाहिए, आज समझो, ये चित्र भी दिमाग में पड़ा होना चाहिए 24 घंटे, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ये सारा भाग, यस, ये सारा रोल आपने क्यों समझाया हमें यहाँ, क्या बदतमीजी खिंडाना चाह रहे हैं आप। अब वहां देखो, जो दर्पण हो ना, दर्पण हो, इस पर पेपर में सवाल पूछे जाओ, दर्पण का जो गोली दर्पण, ये भी गोली दर्पण, ये भी गोली दर्पण, गोली दर्पण दो ही हो, एक अवतल दर्पण हो, एक उत्तल दर्पण हो। तो गोली दर्पण को लेकर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। अब गोली दर्पण को लेकर पेपर में क्या सवाल पूछे जाते हैं, गोली दर्पण को लेकर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। देखो कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, उसका प्रतिबिंब बनेगा पता कितने सेंटीमीटर की दूरी, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया, जो प्रतिबिंब बनाना वो बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु कितनी दूर रखी थी, 20 सेंटीमीटर। यू का मान कितना दे दिया, -20। अभी समझाया था मैंने, कहा यू का मान माइनस में लेंगे ऑटोमेटिक, नहीं भी कानून प्लस में दे रखा तब भी तुम माइनस में लेना सवाल में करते वक्त। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यू का मान -20 होगा। अब उसका जो प्रतिबिंब बन गया, यानी वी का मान, प्रतिबिंब जो बना है, ये पता कितनी दूर बना, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गया, वी का मान -10 होगा। तो ये पूछ रहा उस गोली दर्पण की, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो किसका मान निकालना है, एफ का। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके लिए बनाया गया एक सूत्र, उस सूत्र को हम कहते हैं गोली दर्पण का सूत्र। आया समझ, इसे हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं, मिरर फॉर्मूला उसे कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर को इंग्लिश में दर्पण कहते हैं, तो दर्पण का सूत्र उसे बोलते हैं। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ मिरर का फॉर्मूला क्या हो, वो पिछले साल पेपर में आया हुआ, पिछले साल पेपर में आया हुआ। आया समझ, जानना चाहते हो पिछले साल पेपर में कौन कौन था, ठीक, पिछले तो वो 2020 का पेपर हुआ था, उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक। चलो नोट देखो इधर, एक तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, इधर तीसरा कॉन्सेप्ट आज का तीसरा कॉन्सेप्ट, ध्यान तो सुनना चाहिए। तो गोली दर्पण का सूत्र, यही मिरर फॉर्मूला, गोली दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र। अब गोली दर्पण का सूत्र क्या हो, ये सूत्र गोली दर्पण का, इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, MIRR, मिरर फॉर्मूला। मैंने पहले कहा, जितनी भी मैंने हेडिंग लिखी हुई है ना, फिजिक्स में भी जितनी भी हेडिंग लिखूंगा, मैं एक एक बच्चे की फिर कॉपी चेक करूंगा, अगर वो इंग्लिश में उस पर स्पेलिंग गलत मिल गई तो बहुत मारूंगा, याद रखना बात है। परसों की कॉपी चेक करूंगा, समझ में आई बात है, चेक करूंगा, दिखा इसका नोट कहाँ बनाया, और हर चीज इंग्लिश में राइट में लिखी हुई नहीं लिखी हुई, समझ में आया बात है, और सही लिखी हुई नहीं, मिरर फॉर्मूला। अगर कोई स्पेलिंग नहीं मिल रही तो मेरे तक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात है। तो गोली दर्पण का सूत्र हुआ, तो गोली दर्पण का जो सूत्र हो, ये सूत्र हो, सब बच्चों को याद रखना सूत्र हो गोली दर्पण का, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, ये गोली दर्पण का सूत्र बच्चों ने पढ़ा था 10वीं में, ऐसा समझ। लेकिन मैंने जब 10वीं क्लास में सूत्र पढ़ा था ना, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा ये सूत्र ना पेपर में 12वीं क्लास में मैं सिद्ध करवाऊंगा,
आया समझ, सूत्र आया कहाँ से, वहीं छुड़वा दी थी मैंने बातें। मैंने कहा यहाँ तुम्हें बताना, लेकिन 12वीं क्लास में छोड़ने का नहीं। मैंने कहा था मैं बताऊंगा 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u आया कहाँ से, क्योंकि ये पेपर में इसका निगमन करने का होगा। निगमन का मतलब इस सूत्र को सिद्ध करना। आया समझ में? अब हमारा काम ही यही है, इस सूत्र को आज सिद्ध करना। हम यही डेरिवेशन है कि गोलीय दर्पण का सूत्र सिद्ध करना। अच्छा ये जो गोलीय दर्पण के लिए, तो गोलीय दर्पण तो दो हो, एक तो अवतल हो उत्तल हो। तो भाई जी अवतल के लिए उत्तल के लिए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए, समझ गए? चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये दोनों के लिए, गोलीय दर्पण के लिए। तो आप किसके लिए करवाओगे? हम अवतल वाला करवाओगे? हाँ मैं अवतल वाला करवाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा कि सूत्र कैसे बना सकते, फिर तुम उत्तल वाला खुद कर लेगा। अच्छा पेपर में कौन सा आगा, अवतल उत्तल वाला? नहीं, पेपर में सिर्फ इतना आगा, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए। तो आप अवतल तक कर लो चाहे उत्तल तक कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। इस सूत्र को सिद्ध करना, कुल मिलाकर बात यहाँ, यही गोलीय दर्पण का सूत्र, इस सूत्र का निगमन करने में पेपर मारता, और ये चीज तुम्हें समझ नहीं, ठीक? और ये इतना डिफिकल्ट बच्चे से छोड़ कर निकल जाते हैं, पढ़ते ही नहीं। पढ़ना घर जाएगा, मैं करवाऊंगा अवतल दर्पण के हिसाब से, तुम्हें करके लेगा ना उत्तल दर्पण के हिसाब से। क्यों? और जो किताब कोई सी किताब से कर लो, कहीं से कर लो, समझ में आ जाएगा। जब मैं एक अवतल दर्पण का समझा दूंगा, उत्तल दर्पण को खुद ही समझ में आएगा तुम कि कैसे करोगे। तो तुम आज मैं अवतल दर्पण वाला करवाऊंगा कि अवतल दर्पण में सूत्र सिद्ध करके दिखाऊंगा। तुम अवतल उत्तल दर्पण की सहायता से सिद्ध करके लेके आओगे घर से। पता लग चुका? छोड़ना कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? या मेहनत करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? निंदर बहुत क्षमता है पढ़ाने की, सच में 17-18 घंटे पढ़ाया मैंने क्लास में, ट्यूशन सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई रहे। इंटरेस्ट है बस, ये बच्चों बहुत मजा आओ पढ़ने, मेरे पास बोर नहीं होते। 5-6 घंटे तुम तो आराम से बैठे रहो यहाँ, पता लगा तुम्हें। किसी टीचर के पास रुक को दिखा दो, जाओ। मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसी तैसी हो जाएगी, चाहे कितना भी महारथी हो, बैठ नहीं सकता ऑफलाइन क्लास में। इंग्लिश मीडियम वाला केवल 45 मिनट पढ़ा, 45 मिनट के लेक्चर हो उनके, 45 मिनट के बाद निकलना मैं। चल, इतनी कैपेसिटी नहीं होती उनकी। 1/f बराबर, सुनो, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, याद रही बात क्या? कि 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u का जो निगमन हो कैसे करना, आज यही सिद्ध करवाया जाएगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस। अच्छा f का मतलब पता इसमें क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। बदतमीजी नहीं करना, नहीं है फोकस दूरी बोल लो ना पढ़े लोग, जो बोल लो ना, जो पढ़े लिखा हो बोल लो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। v का मतलब, यही तो बदतमीजी है, गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी है। u का नाम क्या है? हाँ, ये पढ़े लिखे लोग बोल रहे, जो नॉन वस्तु की दूरी वो पढ़ लोग। समझ में आया बात? याद रहेगी बात? एक चीज हो रहा, एक बात है जो होठों तक आए नहीं, बाहों की बाहों में डाल के मुस्काए नहीं। ये गम कैसी आफत की छुपाए हो तुम, ये दिल में किसको बसाए हो तुम? ये कौन है, ये कौन है जिसने तुम्हारे दिल पर डेरा बसाया है? कौन है? दूसरी बात प्यारी प्यारी बात, दूसरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। अब जो गोलीय दर्पण हो ना, जो गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी हो, सूत्र लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं सिद्ध करूंगा सर। अभी पहले कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे सूत्र लिखने जा रहा हूँ, जिसमें मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि गोलीय दर्पण का रेखीयवर्धन तुम कैसे निकाल सकते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या हो, रेखीयवर्धन क्या हो, क्यों निकालते हैं रेखीयवर्धन गोलीय दर्पण का, बार बार निकालने की जरूरत पड़ती है, क्या इतना जरूरी हो अब रेखीयवर्धन निकालना, या फिर वो टाइम पास कर रहे रेखीयवर्धन निकाल कर सब लोग। अब रेखीयवर्धन का सूत्र लिखने जा रहा हूँ मैं, तुमसे पूछूंगा गोलीय दर्पण का रेखीयवर्धन क्या हो, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, वहां रेखीयवर्धन का सूत्र लिखने जा रहा हूँ मैं। देख लो यहाँ, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, सारी चीजें गोलीय दर्पण की है। रेखीय आवर्धन, आवर्धन गोवर्धन नहीं है, आवर्धन इसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर LINEAR। समझ में बात? या स्पेलिंग मेरे तो पूछ रहे हो, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, किसका लीनियर मैग्निफिकेशन भाइयों? गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण का मैग्निफिकेशन है उसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से m ले लिया मैंने। m बराबर जो सूत्र हो ना, m बराबर स्मॉल m, बड़े वाला m नहीं, स्मॉल m, m बराबर सूत्र हो। अगर तुमको किसी भी गोलीय दर्पण का रेखीयवर्धन निकालना हो, तो रेखीयवर्धन निकालने के लिए जो भी वस्तु का आकार होगा और प्रतिबिंब का आकार होगा, दोनों पता होना चाहिए, आराम से निकाल सकते हो। m बराबर सूत्र हो I बटाओ जो प्रतिबिंब का आकार होगा ना, उसको ऊपर रख दो, I का जितना भी मान होगा, पता लग गया ना तुम्हें कि यार प्रतिबिंब की लंबाई इतनी, मैंने कहा प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर लंबा, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर रख दो, और जो वस्तु है ना 1 सेंटीमीटर लंबी, तो 1 सेंटीमीटर पे नीचे रख दो। ऐसे समझ लो, जैसा भी होगा रख दो। तो यहाँ नीचे रख दिया m बराबर I बटाओ, तो सूत्र हो, ये सूत्र याद रखना, m बराबर I बटाओ। अब भाई जी बताओ निकालते क्यों है, जरूरत क्या पड़ रही है ना इसकी, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? और कुछ किताबों में पता कैसे इस सूत्र को कैसे लिखा हुआ, कुछ किताबों में सूत्र को ऐसे लिखा हुआ m बराबर h डैश बटे में h, तो देखो कंफ्यूजन नहीं होना, ये बात मैंने तुम्हें पहले बता चुका मैं, I की जगह में h डैश लिखते हैं, I की जगह h डैश लिखते हैं, I की जगह h डैश लिखते हैं।
समझ में बात? या और ओ की जगह लिखते हैं एच, तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। अब ये तो ठीक है भाई जी, हम पता लग चुका रेखीय वर्धन क्या हो। पेपर में अगर रेखीय वर्धन नहीं आनेगा, अच्छा निकालना पड़ेगा, हाँ सवाल में निकालना पड़ेगा बार बार। जरूरत क्यों पड़ी इसकी, काम क्या है इसका? इस तरह तो आप आई की ओ में गुणा करो, कुछ भी बना दो, आया समझ में, अपना भी कुछ भी। ये आई बटा ओ क्यों लिखा, क्या जरूरत पड़ रही इसकी? काम क्या है इसका रेखीय वर्धन का, क्यों निकाल रहे मित्र? गोली दर्पण का रेखीय वर्धन तुम्हें ना दर्पण की प्रकृति के बारे में जानकारी देगा। अगर किसी सवाल में तुमने रेखीय वर्धन का मान निकाला ना, अगर वो माइनस में आया ना, तो ये इस बात को प्रदर्शित करेगा, ये रेखीय आवर्धन अवतल दर्पण को प्रदर्शित करेगा। अगर m का मान आया माइनस में, तो प्रकृति के बारे में बताएगा कि दर्पण कौन सा, दर्पण अवतल है कि उत्तल है। अगर m का मान आया माइनस में, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अगर m का मान आया प्लस में, तो उत्तल दर्पण होगा। अगर m का मान आया, m का मान 0 ही आएगा, तो ना तो उत्तल होगा, ना उत्तल दर्पण होगा, फिर समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? ये पेपर में सवाल पूछा हुआ, m का m, अगर यदि m बराबर प्लस के 1 हो, तो इसका मतलब क्या है, ये बात नहीं समझ। अच्छा तुम समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? अगर किसी सवाल में हमने m का मान निकाल लिया, अच्छा m का मान निकालने के सूत्र नहीं है, एक ही सूत्र है, मैं ये वाला नहीं लिखता, मैं ये वाला लिखता हूँ। आया समझे, मुझे भीड़ में चलने की आदत नहीं है। आया समझे, भीड़ जिसके लिए इकट्ठी हो उसकी वो बनने की आदत है मुझे। ये सब लोग इसमें भीड़ में चल रहा, और सवाल फिर भी कंफ्यूज भी हो, कंफ्यूजन हो ना, m बराबर i बटा o सूत्र यूज करना। आया समझ में? इस सूत्र को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, m बराबर, अभी किस सवाल में m बराबर एक सूत्र माइनस की v बटा u, माइनस की v बटा u, दोनों सूत्र याद रखने हैं। m बराबर i बटा o, सवाल करेंगे बहुत सारे, m बराबर i बटा o, वो सूत्र भी सिद्ध करना, अभी ये भी सिद्ध करवा सकता हूँ मैं, आया समझ, लेकिन करवाऊंगा नहीं, जो पेपर में आगा ना टच करेगा तुम्हारे, वो सारा करवा दूंगा मैं, और जितना जीवन में काम आने वाला, कहीं भी किसी भी पेपर में, किसी भी कंपटीशन में। m बराबर i बटा o, m बराबर माइनस की v बटा u, तो रेखीय वर्धन के दो सूत्र हो। अब सवाल है रेखीय वर्धन क्यों निकालते हैं, रेखीय वर्धन क्यों जरूरी, दर्पण की जानकारी पता करने के लिए रेखीय वर्धन जरूरी हो। जो रेखीय वर्धन है किसकी जानकारी देता, या बात मैं यहाँ नोट्स में लिख देता हूँ, साइड में अलग कर देता, यह दर्पण की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है, यह दर्पण की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है, प्रकृति के बारे में जानकारी देता है, जानकारी देता है, याद रही बात। या अगर किसी सवाल में हमने m का मान निकाला, अगर आया वो पॉजिटिव, आया समझ, तो कौन सा दर्पण होगा भाई, अगर m का मान पॉजिटिव है तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और किसी सवाल में हमने m का मान निकाला, वो आया निगेटिव, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल, अवतल दर्पण, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो m का मान पॉजिटिव आया तो उत्तल दर्पण, m का मान निगेटिव आया तो अवतल दर्पण। अब मेरी बात गौर से सुनना, ध्यान से अच्छे तरीके से। अगर किसी सवाल में हमने m का मान निकाल लिया, अब ध्यान से, ये सवाल पेपर पूछा हुआ 1 नंबर का, कि m का मान अगर प्लस के 1 हो किसी सवाल में, किसी गोली दर्पण के लिए m का मान प्लस के 1 आया, इस कथन का अर्थ क्या है? अगर किसी सवाल में m का मान हमने प्लस 1 निकाल लिया, m बराबर निकाल लिया, m का मान प्लस के 1 आ गया, इस कथन का अर्थ क्या है, कहना क्या चाह रहा है? कौन सा दर्पण, उत्तल, उत्तल दर्पण तो है, इस इतनी बात का मतलब पूछा, भले उत्तल दर्पण होगा, इसका मतलब क्या है, m बराबर प्लस के 1, इन्होंने पूछा m बराबर प्लस के 1 का क्या अर्थ है, तो बच्चा कंफ्यूज हुआ, छोड़ कर आ रहा, पता 10वीं क्लास में पढ़ा रखा है मैंने। देखो m का मान प्लस के 1 कैसे आ सकेगा, जब हम वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर हो, अगर वस्तु का आकार 4 और प्रतिबिंब का आकार भी 4, तो 4 से 4 कट कितना जाएगा, 1 नहीं जाएगा। इसका ये मतलब है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर है, आया समझ में? m बराबर प्लस के 1 का अर्थ पता लग गया, का अर्थ है कि वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। अब ये सवाल रेखीय वर्धन तो और कौन सा सवाल पूछ सके, अगर m बराबर माइनस के, अगर m बराबर अनंत हुआ, इसका क्या मतलब होगा, अगर m बराबर अनंत हुआ, इसका क्या मतलब होगा? चलिए इतना डेप्थ में जाते रहने दो, पहले हिंदी छोड़ दो तुम अभी। अगर m बराबर अनंत हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, समझो, m बराबर अनंत कैसे हो सके, सोचो, दिमाग पर जोर डाल लो, m बराबर अनंत कैसे हो सके, वस्तु है नहीं, वस्तु का आकार बहुत छोटा। अच्छा वस्तु का आकार बहुत छोटा कब होगा, रुक जाता हूँ, जब वस्तु बहुत दूर रखी हो, बहुत दूर रखी हो, यानी अनंत, वस्तु अनंत पर स्थित है, m बराबर अनंत आने का ये मतलब है वस्तु बहुत दूर रखी हुई। देखो भाई m बराबर अनंत कैसे आ सका,
m बराबर अनंत ऐसा है सर, ये m बराबर सूत्र i बटा o, यही तो सवाल है, ये तो कंफ्यूज कर दो बच्चे, तो सूत्र पढ़ के छोड़ दो, विश्लेषण नहीं करते ना, एनालिटिकल अप्रोच चाहिए। अगर बड़े एग्जाम भी क्वालिफाई कर रहे हैं ना, एनालिटिकल अप्रोच नहीं होगा ना तो कभी नहीं निकल सकता एग्जाम। एनालिटिकल समझते हो, विश्लेषणात्मक सोच चाहिए। m बराबर, सवाल में कहा m बराबर अनंत, इसका मतलब क्या है, m बराबर अनंत कैसे हो सकता, जब i बटा इसका o का मान 0 हो, 0 हम बहुत दूर ही, बहुत ज्यादा दूरी, तो जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब इसके अंदर जो दिखाई देगा बहुत चिन्ह से दिखाई देगा। आज तो जब ये आएगा तो वस्तु जब बहुत दूर होगी तो उसका मान अनंत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब वस्तु बहुत दूर स्थित है। आया समझ में? चलो छोड़ दो, अभी आगे बताएंगे, घबराओ मत बिल्कुल, पहले हम तो यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक, एक सामान्य बच्चे को रेखीयवर्धन के बारे में जानकारी। अच्छा, रेखीयवर्धन क्यों निकालना, गोली दर्पण की प्रकृति याद करनी, रट्टा नहीं मारना, साधारण तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ चीजों को जर्नलाइज करना सीख लो, समझ नहीं बात यार, कि तुमको कोई जब भी नहीं पता ना, जब भी तुम पता कि कॉन्फिडेंस के साथ अभी निकाल दूंगा समय, बिना रिवीजन करे, इतना परफेक्ट होना। तुम रासायनिक बलगति पढ़ रहे बैठ के, हाँ, प्रथम कोटि के पहले व्यंजक प्राप्त करो, ये टेस्ट में, ठीक है। ये पढ़ रहे तो पता होना चाहिए तुम्हें, कहीं नहीं निकालना, अभी बैठे बैठे इस तरह से होगा, ए बराबर ये प्रोडक्ट इस तरह यहाँ चलेगा, उसके बाद इसमें निकाल लेंगे इस तरह, अभी की दिया लेंगे, टिकट इधर जाएगा, यहाँ टी का मान रखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यह पक्का आएगा, के बराबर 2.303 के टी अपॉन ए अपॉन ए माइनस के एक्स आ जाएगा, सूत्र निकलेगा। आया समझ में? इस तरह निकालना, व्यंजक प्राप्त करना, ये 24 घंटे दिमाग में, क्यों? क्योंकि तुमने इतनी प्रैक्टिस करनी, जर्नलाइज होगा ना, तो चीजों को क्या करना, जर्नलाइज। इतनी बात बताओ, समझ नहीं? तो रेखीयवर्धन के बारे में पता लग चुका था, वो क्या था हमारा गोली दर्पण का सूत्र, एक हो गोली दर्पण की फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या हो। अच्छा ये बताओ, फोकस दूरी कहीं से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को, उन दोनों में संबंध। तीसरा, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रेडियस कर्वेचर, रेडियस का जो वक्रता त्रिज्या, आया समझ में? रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ के और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये बताओ कि रिलेशन क्या हो, बीच संबंध क्या हो। तो ये बात मैंने तुम्हें समझा भी रखी, कल भी लिखवाई थी मैंने कहा जो गोली दर्पण की जो फोकस दूरी हो ना, जो गोली दर्पण की फोकस दूरी हो, उसका सूत्र हो F बराबर R/2, ये सूत्र हो F बराबर R/2। ये इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ये पता लग चुका है, ये बताओ अवतल दर्पण में कौन कौन सी चीज माइनस की हो, अवतल दर्पण में इधर यू का मान, ओ का मान, वस्तु की दूरी को छोड़ दो, बाकी सब माइनस में होंगे, और इधर यू का मान छोड़, बाकी सब प्लस में होगा, यानी उत्तल दर्पण में सिर्फ यू का मान माइनस में होगा। ये बात याद रहेगी। इधर क्या क्या रखना, गोली दर्पण का सूत्र याद रखोगे, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, और जो रेखीयवर्धन उसे क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। गोली दर्पण के रेखीयवर्धन के कितने सूत्र हो, 2, m बराबर i बटा o और m बराबर माइनस के v बटा u, उसे याद रखने तुम, m बराबर माइनस के v बटा u, m बराबर i बटा o। आया समझ में? अब गोली रेखीयवर्धन क्यों बनाया गया, गोली दर्पण की प्रकृति याद करने। प्रकृति क्या हो कि m का मान अगर प्लस में हुआ तो उत्तल दर्पण होगा, m का मान माइनस में हुआ तो अवतल दर्पण। m बराबर प्लस के 1 इसका मतलब पता लग गया, इसका मतलब कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर रहा, जब भी तो प्लस के 1 ना कट, अगर प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होगा, 5 और 5 कट गया तो एक नहीं आएगा, तो इसका मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब, यानी वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है। इसे आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते, पक्की बात है, जो वस्तु है ना, वो ना जो अवतल वस्तु है वह केंद्र पर रखी हुई, केंद्र पर, और जब केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर हो। आया समझ में? वस्तु ना दर्पण के केंद्र पर रखी हुई, और जब वस्तु दर्पण के केंद्र पर रखी है ना, तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर हो। ये बात भी जोड़ सको तुम उत्तर में। समझ में आया बात? यह बात कल समझाई थी, उसमें दिखाया था कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर कहाँ हो। एक बार वीडियो जरूर देख ले करो, उससे बेनिफिट क्या हो कि कुछ चीजें ऐसी हो हम यहाँ क्लास में तुम नहीं लिख पाते, लेकिन मैंने बोल ली, अपने नोट्स को और बेहतरीन बना सको, तुम अपनी नॉलेज को चरम स्तर पर लेके जा सको। टाइम है तो जरूर देखो, समझ में आया बात? यह इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों के यहाँ तक, किसी छात्र को दिक्कत? नोट कर ले तुमने सारा, नहीं करा, करना चाह रहे हो कर लो। आ जाओ, नेक्स्ट जनाब, सुनो,
अब हम क्या करने वाले, इस सूत्र का ना, जो गोले दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस k/u, इसका निगमन करने वाले, निगमन का मतलब सूत्र सिद्ध करने वाले। चलो जाओ, लेकिन मैं सिद्ध कराऊंगा अवतल दर्पण के लिए, तुम घर से करोगे उत्तल दर्पण के लिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, सूत्र भी सेम होगा, सूत्र भी सेम होगा और सेम प्रोसेस होगा। आओ समझते हैं इसे। और इसमें थोड़ा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा, 10th क्लास का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखते त्रिभुज वाला चैप्टर कितना बड़ा था। हाँ आ जाओ इधर, अगली हेडिंग हमारी यही है। ये पेपर में सवाल आएगा, पक्का सवाल आएगा यहाँ से, नहीं आएगा तो ये करने में कोई हट जाना नहीं है। बेटे चुपचाप हो जा, शांति से बैठ जा। गोली दर्पण के लिए, गोली दर्पण के सूत्र का निगमन, गोली दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस अपॉन u का निगमन, का निगमन, इस सूत्र को करना है सिद्ध। गोली दर्पण के सूत्र 1/f बराबर, दिक्कत कुछ, आराम से बैठे थे, पता लग जाएगा अपने आप, एक साल बाद कुछ सीरियस हो जाए। तो गोली दर्पण के, चुप हो जाओ, गोली दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस k/u का निगमन करना, इस सूत्र को सिद्ध करना। कैसे करोगे देख लो कैसे करोगे। देखो कैसे करोगे इसे, बड़ा डिफिकल्ट कामों से करना। देखो लेकिन मैं पहले से सिद्ध करने जा रहा हूं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब पेपर में यूनियन का अवतल दर्पण के लिए सूत्र सिद्ध करो, पेपर में सिर्फ ऊपर लगा जो लिखा हुआ, तो कोई से भी कर सको तुम। उत्तल दर्पण वाला तुम घर से खुद करके लेकर आओगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, किसी भी किताब से कर लेना जाएगा, किसी भी मॉडल से करने लेना जाएगा, मॉडल में है नहीं पहली बात तो, ठीक। आ जाओ समझते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। कौन सा गोली दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु हो क्या कहलावा भाई? यहाँ तक एम से लेकर एन तक का इतना भाग क्या कहलावा? परमाणु द्वारक। ये ध्रुव हुआ हमारा, जब ध्रुव हुआ ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये इतने जो भाग है यहाँ तक ये हमारा मुख्य फोकस कहलाने वाला मुख्य फोकस। उसके बाद यहाँ इसका सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा इसका सेंटर, यहाँ क्या होगा कहीं अनंत। कोई दिक्कत है कहाँ तक? अब हम क्या करने वाले, अब हम वस्तु रख देते हैं, चलो अनंत इसके बीच में रख देते हैं वस्तु, रख दिया हमने कोई वस्तु, चलो वस्तु रख देते हैं। वस्तु रख दी, वस्तु ए, इसका नाम क्या है बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके पास तो चलिए प्रकाशीय किरणें, चलिए प्रकाशीय किरणें, चलिए वस्तु के पास तक। थोड़ी देर पहले कल भी समझाया था मैंने तुम इसके बारे में। चलिए प्रकाशीय किरणें ध्यान से सुन लेना। अवतल दर्पण के लिए सूत्र को सिद्ध करना 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u प्लस के u। अगर ये सूत्र नहीं सिद्ध हुआ ना तो यूं कुछ नहीं करा तुमने फिर आज। इस बिंदु को कुछ नाम दे दो, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम जो हमारा सेंटर होगा सी, इसका नाम दे दो डी। दिक्कत है कुछ? टकराने के बाद प्रकाशीय किरणें कहाँ हो सकती भाई? ये बात तो जानकारी हो चुकी होगी तुम्हें, मुख्य फोकस तो हो जाएगी। एक प्रकाशीय किरण ऐसी भी तो होगी जो केंद्र से हो जाएगी, केंद्र यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बता सकते हो जो प्रकाशीय किरण केंद्र से होकर जाएगी वह वापस उसी मार्ग वापस लौट जाएगी, नहीं लौट जाएगी, इसका नाम एन होगा। ये प्रकाशीय किरण उसी मार्ग वापस लौट जाएगी, यहाँ मिलेगी है, मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ उस वस्तु का प्रतिबिंब बन चुका होगा, इसका नाम ए डैश, प्रतिबिंब उल्टा सीधा, वह बात अलग, किसी अंक खराब है नहीं, तो वस्तु ही है, ये हुआ प्रतिबिंब। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये बिंदु डी है ना, इस भाग पर
इस भाग पर एक लंब डाल दिया हमने, इस बिंदु का नाम दे दिया n। बहुत प्यारा नाम है, समझ में आ बात है, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत 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 प्यारा नाम, बस बहुत कमीना काम है, कोई दिक्कत नहीं है तक। n हो गया, तो जो बिंदु n हमने ये लंब डाल दिया, लंब डालने का मतलब ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसा मान के चलते हैं वस्तु पड़ी नहीं, वस्तु सीधी खड़ी होगी तो 90 डिग्री कोण बनना होगा, ये तो 90 डिग्री कोण बनेगा, ऐसा बचना। तो जो ये अवतल दर्पण होगा सूत्र वो लाना सीधे करेगा, ऐसे नहीं आने का, इतने आसान तरीके से नहीं आता। कैसे, समचूर्ण में ध्यान लगाएगा, ये पूरा का पूरा दबा रखा है यहाँ तक, या वस्तु है, ये प्रतिबिंब बन चुका, जो वस्तु की दूरी है ना उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम तुम्हें बताए बात, और ये भी हम तुम्हें बताए, जो फोकस दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी बात हम तुम्हें बता चुके हैं, यहाँ तक लेके यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक लेकर यहाँ तक की जो दूरी है आर से प्रदर्शित करते हैं, या वक्रता त्रिज्या हो, ये बात हम तुम्हें बता चुके। कोई दिक्कत, वक्रता त्रिज्या बता चुके, फोकस दूरी बता चुके, वस्तु की दूरी बता चुके, समझ में आया बात। तो वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आता, ठीक। अब एक चीज रही प्रतिबिंब की दूरी, अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी कहीं से प्रदर्शित करती है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। धीरे दर्द जैसे जैसे टाइम तुम मेरे साथ बिता रहे ऐसे और एक्सपर्ट होते चले जा रहे फिजिक्स में, सब चीजें खुद ऑटोमेटिक पता लगती चली जा रही है। भला उस टीचर का जो तुम्हें एक चीज बता रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़े बेचारे टीचर लोगों को, समझ में आए बात। ये जीवन काल में कभी टीचर का दिल नहीं होना चाहिए, ये तो कामयाब हो कभी नाकामयाब हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। समझ गया क्या कहा, समझ गई बात है। टीचर लोगों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, जो अच्छे टीचर उनकी बात कर रहा हूँ, समझ में आया बात। अभी स्कूल वालों का दिल दुखाना ये तुम्हारा दिल दुखा दो, बढ़िया करता तमीज। चले आ जाओ, जरा एक बात और बताओ मुझे, ध्यान तो सुनना चतरी के, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन एक त्रिभुज नहीं आएगा, ये बताऊंगा। तो फिर तो ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। ध्यान तो सुनना, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर क्या क्या खास बात है। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कक्षा 9 में पढ़ाया जाए शीर्ष अभिमुख कोण है, आमने सामने के जो कोण हो शीर्ष अभिमुख कोण हो, और 10वीं में पढ़ा मैं तो आमने सामने कोण बराबर हो, तो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कितनी चीज बराबर होगी, एक तो कोणीय बराबर होगा, एक कोणीय बराबर होगा, एक कोण, एक कोणीय बराबर होगा, एक कोणीय बराबर, कितने कोण बराबर होगा। जब किसी त्रिभुज के अंदर, दो त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो ना, तो वहां ए समरूपता प्रतिबंध लगकर दो त्रिभुज समरूप हो जाए। दो त्रिभुज समरूप नहीं कहलाते क्या, यह बात कक्षा 10 में पढ़ाई थी मैंने। यह बात कितने बच्चों को याद है कि ए पर समरूपता प्रतिबंध लगकर कि त्रिभुज समरूप हो, याद पूछ नहीं रहा, मैं वैसे ही पूछ रहा, याद पढ़ी क्या तुम बचपन में कहीं पढ़ी हो कि यहाँ दो, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। बस दो ही बच्चों ने पढ़ी है, ए दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, नहीं समरूप, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। पता लगा समरूप क्यों होगा, कितने कोण बराबर होंगे इसमें, एक तो 90 डिग्री कोण बराबर होगा, एक ही आमने सामने कोण बराबर होंगे। तो बताओ इन दोनों त्रिभुजों जो सामने दिखाई दे रहे हो तुम्हें, इनके भीतर ये दो कोण बराबर होते हुए ये दोनों त्रिभुज समरूप है नहीं है। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप है। इसका त्रिभुज का नाम तो पता ही लग रहा होगा, कौन सा त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूप का चिन्ह उल्टा ऐसे नहीं है, समरूप का चिन्ह, और सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा, सर्वांग सम का मतलब बराबर हो, आया समझ में। समरूप का मतलब जैसा इसका रूप ऐसा इसका रूप। अब समरूप का मतलब समझाएंगे क्या हो, ए डैश बी डैश और सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, ये तो मतलब ठीक। ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा, ध्यान से सुन लेना, अगर यहाँ तो फिसल गए ना तो कहीं और पड़ा हो जाएगा, इसे ध्यान से समझ लेना अच्छा तरीके से। ये ए बी नहीं है, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए ना तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, अनुपात का मतलब है उनकी भुजा बटे में जा। अब ये ए बी भुजा ना, इसके बटे में ए डैश बी डैश बैठेगा, ए बी के बटे में बैठेगा ए डैश बी डैश, ए डैश, ये बात मैंने 10वीं क्लास में पढ़ाई थी, ए बी के बटे में बैठेगा ए डैश बी डैश, और इसके बटे में बैठेगा यू, ठीक, तो बराबर हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जा, ए बी के बटे में यू। अब ये बताओ, ये बी सी भुजा नहीं है, बी सी बैठेगा बी डैश सी, बी सी बटे में बी डैश। जब दो त्रिभुज समरूप हो जा तो ये हो जा, समरूप का मतलब ही यही हो कि दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर हो जा, पहले वाले के बटे में पहले वाली, बीसी के बटे में दूसरे वाले के बटे में दूसरे वाली। आया समझ में, इसे हमने मान लिया समीकरण 1, क्या मान लिया, कोई दिक्कत है किसी बच्चे के यहाँ तक, कौन सी समीकरण मान ली, ये त्रिभुज इस त्रिभुज क्या है समरूप, वहां दिखाई दे रहा समरूप।
और क्यों समरूप है वो भी तो बता दिया मैंने, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। अब जो दो त्रिभुज के अंदर दो चीज बराबर हो ना, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलावे। अभी समरूप का चिन्ह ऐसा हो, और समरूप का मतलब क्या हो, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अनुपात का बराबर होने का क्या मतलब है, इतनी भुजा बटे इतनी भुजा, और इतनी भुजा बटे इतनी भुजा, या भुजा बटे यह भुजा, और यह भुजा बटे में भुजा, वही लिखा हुआ वहां से। समझ गए? जो कांड हमने इन दोनों में करा ना, वो कांड हम इन दोनों में करेंगे त्रिभुज में। समझ में आई बात है? इसमें दो चीज बराबर, देखो ये कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, जो त्रिभुज और ये त्रिभुज, यो कोण और यो कोण शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण के अलावा, ठीक। और इस शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा, इसी प्रकार होगा, जिस तरह ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार यो त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। अब इस त्रिभुज का नाम बताओ क्या है? त्रिभुज DNF, त्रिभुज DNF, हाँ DNF, ये DNF समरूप होगा। देखो वो लाना आंसर, जब तक वो नहीं, अपना दिमाग तुम भी चलाना है बैठते बैठते। किसके समरूप होगा? A डैश B डैश, A डैश B डैश और F के। कोई दिक्कत है? याद रहेगी बात? या अब जो दो त्रिभुज समरूप हो जाए उसका मतलब क्या? भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, इतने बटा इतने और इतना बटे इतने। अब बताओ इस भुजा का नाम क्या है? DN और पूरे के बटे में A डैश B डैश बराबर, ये इतनी भुजा कितनी है? NF ही तो बटे में B डैश F। कोई दिक्कत है? कहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ तक समीकरण कितनी हो गया? अभी नहीं मानते, कोई दिक्कत है? यहाँ तक चलो, ये DN भुजा ये AB के बराबर होगी नहीं होगी? क्योंकि एक आयत नहीं बन गया, और जो आयत की आमने सामने भुजा बराबर नहीं होती। जितनी भुजा यहाँ इतनी यहाँ होगी, और जितनी भुजा यहाँ इतनी यहाँ होगी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक जो AB है वो किसके बराबर होगी? DN के। पूछे क्यों बराबर होगी? चित्र से साफ नहीं दिखा दे रहा, आंख फूट रही। अब देखो यहाँ जो DN भुजा DN वो किसके बराबर होगी? AB के। आज मैं इसे लागू छोड़ दूंगा, समझ में आ बात? है जब तक ये नहीं आनेगा ना तो मैं झूल जाऊंगा इस पे। चलो DN की जगह क्या लिख देंगे? AB। चलो लिखो AB पूरे के बट्टे में कितना? A डैश, क्योंकि DN AB के बराबर, तो DN की जगह लिख दिया हमने A डैश B डैश बराबर में NF, और पूरे के बट्टे में B डैश F। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक चीज और सुनो, जो बिंदु N है ना, ये P के बहुत नजदीक नहीं है। जो बिंदु N है ना, ये गोले दर्पण है, इसका द्वारकन है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसा मान के चलते हैं बिंदु N P के इतना नजदीक है, इनके जो बीच की दूरी उसे नगण्य मान लेंगे। नगण्य का मतलब है नहीं इनके बीच में दूरी, यानी बिंदु N और P के ऊपर एक दूसरे के चढ़े हुए हैं, इनके बीच में कोई दूरी नहीं है। N की जगह P लिख दो, P की जगह N लिख दो, इसका मतलब समझ में आई बात है? बिंदु N है ना, और जो P है उसके बीच में जो दूरी है ना वो ना के बराबर है, उसे बोलते हैं नगण्य दूरी। तो जो बिंदु N है P पर स्थित है, तो N की जगह फिर मैं P भी लिख सकता हूँ, फिर दिक्कत क्या है? N P पर स्थित है, इसका मतलब क्या लिख देंगे? अतः बिंदु N व P के दूरी, P के बीच दूरी नगण्य है। तो जो हमारा बैठेगा नगण्य है, तो यहाँ के बीच की दूरी बैठेगी, इस पे नहीं बैठ जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो N ये हो ना बिंदु N, ये किस पर स्थित है? P पे स्थित है। तो ये बताओ N की जगह P लिख सकते हैं, तो ऐसा दिखाई देगा AB बटे में A डैश और B डैश बराबर N की जगह क्या लिख देंगे? P, तो क्या बैठेगा? F, यानी P से लेकर यहाँ तक F तक की होगी जो दूरी है, यही दूरी है। NF कह दो या PF कह दो, ये दोनों का क्या मतलब है? प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड जानता कोई? प्रोविडेंट फंड क्या हो पता? किसी बच्चे को प्रोविडेंट फंड क्या हो? कंपनी में काम करा कभी? PF कटा कभी किसी का? वही हो प्रोविडेंट फंड। ये एक होगा, ये दो होगा, जो एक होगा समीकरण या दो होगी समीकरण एक, और जो समीकरण दो हुई नहीं, ध्यान तो सुनना चाहिए तरीके से, ये समीकरण एक हुई या समीकरण दो हुई, इन दोनों में बता दो ऐसी क्या चीज है दो बराबर है, जो सेम दिखाई दे रही है। ये भी चीज सेम है, ये भी चीज सेम है। जब ये दोनों चीज सेम है, तो बताओ ये सेम होने का मतलब बराबर हो, या चीज इस चीज के बराबर नहीं है क्या? तो ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे नहीं लाइन तो समीकरण एक व दो से। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, समीकरण एक व दो से बताओ क्या लिखूं? इतनी चीज इस चीज के बराबर छोड़ दो, इस पोर्शन को इस पोर्शन के बराबर रखो। अब जा BC बटे में B डैश C बराबर PF
अपॉन बी डैश एफ। अब असली कहानी अभी स्टार्ट होगी। अब चित्र में जाओ, बीसी का देखो, बीसी कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा बी, ये क्या लिखा हुआ सी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मेरी बात बताना, क्या तुम मुझे बता सकते हो बीसी को भुजा को हम कैसे लिख सकते हैं चित्र से देखने पर? अब सारा खेल चित्र का, ये क्या है पी और बी, अगर ये बीसी का मान कैसे निकाल लोगे? अगर इतनी भुजा मतलब इतनी भुजा या सीपी घटा दूं मैं, सीपी क्या घटा दूं, इतनी भुजा, बीसी का मान निकालना मुझे, ध्यान से सुन लेना, वहां समझाऊंगा साइड में, यहाँ देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये क्या है बी नहीं है, ये क्या है पी नहीं है, ऐसे समझो, ये क्या है सी नहीं है। बीसी का मान कैसे निकाल लोगे? इतनी भुजा मतलब इतनी भुजा हटा दो, हटा दो मतलब घटा दो, इतनी भुजा है इसमें तो इतनी भुजा हटा दो, हटा दो मतलब घटा दो, या बच जाएगी, बच जाएगी मतलब निकल जाएगी। मान लो पूरी पूरी मैंने कहा या पूरी पूरी क्या है, पूरी पूरी 10 है, यहाँ 5, ये वाली कितनी जाएगी, ये वाली 3 मान लो, तो कितनी जाएगी? कैसे पता लगा तुम? 10 मतलब तुमने क्या घटाया, 3 घटाया। यानी अगर तुम्हें बीसी का मान निकालना ना, तो बीसी का मान निकालने खातर तुम्हें जो बीसी का मान निकालने खातर बीपी में तो क्या घटाना पड़ेगा, सीपी घटाना पड़ेगा, तब जाकर भुजा निकलेगी, समझे? अब बीसी का मान निकालने खातर बीपी में तो क्या घटाना पड़ेगा, सीपी। किसका मान निकालने के लिए? बीसी का। किस में तो घटाना पड़ेगा, बीपी में तो क्या घटाना पड़ेगा, सीपी। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो हाँ साइड में, अब नेती बच्चों की समझ रखना बात, ये बीसी नहीं है, इस बीसी का मान मुझे निकालना, बीसी का मान इसका निकालना, बीसी का, तो बीपी नहीं आया, बीपी में तो क्या घटाएंगे, सीपी। तो बीसी का मान निकालने खातिर जहां बीसी दिख जा वहां लिख सकते हैं बीपी सीपी। ये बात बताओ, कोई दिक्कत है कहां तक? अब बी डैश सी के पास चलो, बी डैश सी के पास दिखाई दे रहा है बी डैश सी, तुम बताओ जो बी, ये बताओ, अब यहाँ चित्र में चलो, थोड़ा चित्र में चलो, बीपी चित्र में देखो, बीपी का मान कितना, बीपी का बी से लेकर पी तक का मान पता, किसी बी से लेकर पी तक का मान कितना, कितना बताओ, बी से लेकर पी तक का मान कितना? क्यों? क्योंकि ऊपर की दूरी कितनी, यू, तो यह भी कितनी होगी, यू, क्योंकि यह बिंदु है इसी स्थित, यह दूरी यू, क्यों आयत के आमने सामने भुजा बराबर हो, तो जो इसका मान है यू हो। सीपी का मान होता है, सीपी का मान, सीपी सी से लेकर पी तक की दूरी कितनी, आर नहीं है यार, देखो आर, तो इसकी जगह लिख देंगे हम आर, तो बीसी का मान कितना है, यू माइनस आर। अब एक काम करो, बी डैश सी का मान देखो, इसमें चित्र में जाओ, बी डैश सी का मान, बी डैश सी, बी डैश और सी, यानी इतनी दूरी निकालनी है बजाय। अब इतनी दूरी को कैसे निकाल लोगे? अगर इतनी दूरी सीपी मतलब बी डैश पी घटा दो, क्या निकालनी, बी डैश सी, तो बी डैश सी निकालने के लिए ध्यान से देख लेना बेटे, बी डैश सी निकालने के लिए हम क्या करने वाले, बी डैश सी निकालने के लिए सीपी मतलब बी डैश पी घटाने वाले, सीपी मतलब बी डैश पी घटाने वाले। अब ये तो सीपी का मान, इसमें चित्र में देखो सीपी का मान होता है कितना, सीपी का मान यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक का कितना, आर नहीं है, ये आर इतने आराम से कभी नहीं समझा जा सकता। बी डैश पी इसका मान कितना, वी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक की दूरी हमारी वी है, तो यहाँ वी लिख दिया। अब बताओ जहां बी डैश सी थी, जहां क्या लिख सकते, बी डैश सी की जगह लिख सकते, इसका मान निकल गया, देखो बीसी का मान निकल चुका है, ये रहा बीसी का मान, यूज करना। बी डैश सी का मान निकल चुका है, बी डैश सी का मान निकल चुका है, ये यूज करना, निकाल के दिखाया। पी एफ का मान, पी तले का एफ तक की दूरी बताओ, पी है ये एफ, तो यहाँ तक की दूरी एफ नहीं है, ये तो बहुत आसान है, पी एफ का जो मान है वो एफ ही है, फोकस दूरी का। उसके बाद ये बताओ बी डैश एफ, अब देखो बी डैश और यू एफ, पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी वी नहीं आया, पूरी ध्यान वी नहीं आ गया, आया समझ, अरे कितनी एफ, तो वी में से क्या घटा देंगे एफ, तो बी डैश एफ का मान निकल जाएगा, तो जो बी डैश है ना और एफ का मान निकालना, वी में से क्या घटा देंगे, एफ घटा देंगे। साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, इतनी बात बता दो, ये जो मान निकाल ले गए समझ में आया नहीं है, सारा चित्रों का खेल, प्रैक्टिस करनी 5 बार कम से कम जाएगा उसकी, तब जाकर घुसोगा दिमाग में। अब एक काम करो, सारे हमारे से पुट करो, याद से सुनना अच्छे तरीके से, नौटंकी फालतू की, समझे? बी डैश बीसी, बीसी का मान कितना, बीसी का मान होता कितना, यू माइनस आर, अरे यहाँ देख लो यार तुम, यू माइनस के आर, ये अभी ये इंपॉर्टेंट है। बी डैश सी का मान होता कितना, आर, आगे को थोड़ा सा, ये क्या है कितना वी, समझ नहीं, आर माइनस के वी, कोई दिक्कत नहीं है तक। उसके बाद ये क्या है, पी एफ का मान बताओ, पी एफ का मान एफ नहीं है, अब नाचोगे देखो तुम, अपोन बी डैश एफ का मान वी माइनस के, यहाँ पेज फंस जा, यहाँ तो निकल, ये सूत्र ना, ये वाला सूत्र, वो उस तो बढ़ना, इसकी मेहनत अब जा, अच्छा दिमाग में घुस रहा भी नहीं घुस रहा है,
इसलिए मैंने बहुत आराम से लिया, बहुत पेचीदा तरीके से लिया। ऐसे तुम उत्तल दर्पण घर जाकर करना, अभी करना चाहते हो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। उत्तल दर्पण का पहले तमीज से देखना क्या करा, ये त्रिभुज त्रिभुज के समरूप, ये त्रिभुज उसमें भी इस तरह होगा, उसमें इस तरह समरूप करना, इतनी भुजा बट इतनी भुजा, इतनी भुजा बट इतनी भुजा, ऐसे लेगा। फिर वहां इससे बराबर सेम चलेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है, बस चित्र बदला हुआ, समझे। और ऐसे ही वहां बनेगा इस तरह बिल्कुल। देखते हैं मेहनत कौन होगा, नहीं करोगे तो चित्रों में पीटोगे, बढ़िया करके तमीज। इसकी इसमें गुणा करनी और इसकी गुणा करनी इसमें, तो इसकी गुणा तो आसान, आर एफ और आर बी। यहाँ पेच फंस जा, यहाँ गुणा कैसे कर, ये u माइनस के आर, u माइनस के आर, इसी गुणा करनी पता किसमें, अब गणित यूज होगा। अब बताओ गुणा कैसे करेंगे, पहले u की इन दोनों में होगी, फिर r की इन दोनों में होगी, ऐसे हो गुणा, ये बात दिमाग में सेट करना। अब बताओ u की v में गुणा करेंगे, बैठा uv, uv, ये u uv, रूही नहीं, रूही तो मेरे फ्रेंड का नाम था, ये uv, u क्या फॉर्मूला uf। अब माइनस क्या गुणा करोगे, माइनस के r और v, माइनस माइनस प्लस आर एफ, को दिक्कत है, यही पोर्शन में वहां लिखूंगा, बताना। चलो पहले इसकी दोनों, पहले u की v में करो, uv, uv माइनस uf, अच्छा माइनस के r rv, माइनस के rv, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस rf। यह बात सबकी समझ में आई नहीं आई, जितने छात्र यहाँ बैठे हैं सबकी समझ में बात आई, वो लाइन कैसे लिखी गई, ठीक, बराबर लगाओ, बराबर लगाओ। अब f की r को गुणा करो, rf, कोई दिक्कत नहीं आता, माइनस vf, या एफ वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में, और बात समझ में आ रही बात है। ऐसी चीज देखो जो इधर भी उधर हो सेम हो रहा, अगर दो प्लस का दोनों पहले जाएगा, माइनस का फिर कटेगा, तो मैंने पहले उड़ा दिया, क्योंकि कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, उधर जाएगा, तो आया समझ में। अगर ये माइनस प्लस का होना उधर जाकर कटेगा, अगर देखो यहाँ 3 और इधर 3 ले आए हम, तो माइनस का होगा, कटेगा नहीं फिर भी, ऐसे ही काटता है मैंने, क्यों प्लस सेम सेम कट जाता है। अब देखो बच क्या आएगा, यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी बराबर माइनस के वी एफ। आंसर तो बोला ना, अभी तो 12 बीघे में दाना भी नहीं है, आया समझ, आएगा कैसे आएगा, गाँव बसा नहीं, मजा ही नहीं, अभी तो 12 बीघे में कैसे आएगा, क्या करूं, क्या कह रहा भाई, फिर क्या करेगा, इसमें सम्मा भी है, यहां तो कह रहा कहीं और कह दिया इस तरह, क्या करे, आंसर लाना, 1 बराबर 1 वी प्लस के बटा यू, पता कुछ क्या करना, किसी को पता क्या करना, अच्छा ये बताओ, थोड़े पहले तो पढ़ाता है बराबर r/2 पढ़ाया था, 2 की 2 गुणा करियो, r बराबर क्या बैठेगा, r बराबर कहीं से मार दिख रहा है, लिख दो, u v माइनस के u f माइनस r का मान लिखो, 2f और v बराबर और v माइनस के और f, समझ में आ रहा है। अरे भाई पता लग गया क्या हुआ, r की जगह कितना लिख दिया, 2f, अब ये एफ वी है और वो भी वी एफ, इसे वी एफ भी लिख सकते हो, एफ वी लिख सकते हो, एफ वी एफ और वी लिख सकते नहीं, गुणा में तो 2 गुणा 3 गिरो, 3 गुणा 2 कर लो, अभी माइनस का पोर्शन इधर चला जाएगा, बैठेगा यूवी, रोहिणी यूवी एफ बराबर माइनस के एफ वी प्लस के 2 एफ वी, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 एफ वी, आया समझ में। अब मुझे बता दो, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ 2x आया समझ, उसमें तो 1x घटाएंगे तो 1x नहीं बच जाता, तो 2fv मतलब 1fv घटाएंगे, 1fv नहीं बच जाएगा और प्लस के बचेगा, ये u और v और माइनस के u और f बराबर यहां बैठेगा fv, भाई 2fv मतलब 1fv घटाएंगे 1fv बच जाएगा, यह बात तो आराम से समझ में आ रही, मेरा मानना आराम आराम से एक एक चीज आगे बढ़नी चाहिए, अंतिम चरण में समग्र विकास होना चाहिए, सेट्टी के समझ होना चाहिए, जो कोने में बैठा जाएगा लास्ट में, क्या करूं,
आंसर तो है ही नहीं। कहाँ तुम कॉमन, कौन पढ़ रहा है कॉमन के पीछे हो? ले कॉमन ले ले, क्या कर लेगी बता? कॉमन लेगी 4 डाल लेगी इसका कॉमन लेगी, क्या करूँ यार बता दो। हाँ अभी आना पड़ेगा, बहुत जरूरी। जा बताओ, इस चीज तो ही बनाना, तो पेपर में फंस जाओ ना इस तरह पेपर में, तो देख के लिख दो। इधर टाइम किस पर रखा है, लिख दो, सच में लिख देना अगर पेपर में फंस जाओ। लेकिन हम पेपर में नहीं फंसे हुए अभी यहाँ क्लास में कर रहे हैं, कैसे करना कोई बता सको? इस तो ये कैसे बनेगा? इतनी सी समीकरण से तुम ये नहीं बना सकते, तो इसका मतलब पता क्या हो, एक को चुल्लू अच्छा ये बताओ, मैथमेटिक्स में खूबी हो, ध्यान तो देखना अच्छा तरीके से। अगर यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा हुआ 6, दोनों बराबर लिखा 5 बराबर 6, ऐसे 5 बराबर 6 होता नहीं, लेकिन मान ले गणित मान, अगर मैंने 2 से दर भाग दे दी और 2 से भाग दे दी और 2 तो 2 कट गया, फर्क पड़ा इस पर। यानी मैथमेटिक्स में हम सेम चीज तो पूरी समीकरण को भाग देना ना, फर्क नहीं पड़ता, पूरी समीकरण को भाग दे सेम चीज, आया समझ में? ठीक, हम क्या करेंगे, तो समीकरण में ना, पूरी समीकरण में v u f से भाग देने पर, भाग देने और अब गाड़ी में दिमाग में ये चल रहा था, अब चल रहा था इसके दिमाग में u v लिखा हुआ है, इसके बट्टे में क्या लिख देंगे v u f, u f इसके बट्टे में v u f, सबके बट्टे में लिखेंगे सर f v u f। अब देखो क्या क्या कटिंग हो रहा है, कटिंग u तो u धड़, v से v धड़, f से f धड़, u से धड़ धड़ धड़, यहाँ क्या बच गया 1/f माइनस 1/v, 1/v बराबर 1/u। और हमने नहीं सुना है जो चीज इधर की वजह जाकर माइनस की प्लस की हो जाएगा, सही सुना? तो 1/f तो यही रखा रहेगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और हमने नु भी सुना है, इसे पहले लिख सको बाद में लिख सको, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ये आया आपका दर्पण का सूत्र जिसकी मुझे तलाश थी। ठीक है, एक काम करो, नोट करो सब बच्चे, 5 बार करना है, उत्तल दर्पण वाला खुद करना। आ जाओ, हटा दो सब। अब तुम्हें यहां मैंने लिखा है ना अवतल दर्पण के लिए, तुम इस तरह उत्तल दर्पण के लिए कर सकते हो, लेकिन जब पेपर में आने वाला ना बोर्ड के पेपर में, तो ये भी यही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे स्किप भी कर सकते हो जो दूसरे वाला। लेकिन मेरा ऐसा मानना, तुम्हें दिमाग का लड़ाना चाहिए, समझ में आई बात? दिमाग जब भी तो चलो काम करता होगा, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ, कोई से भी किताब खोलो उसके अंदर आराम से मिल जाएगा। इसी तरह कॉन्सेप्ट यूज करोगे बिल्कुल सेम, पढ़ते ही समझ में आएगा सारा, एक लाइन टू लाइन पढ़ना, समझ में आया बात? बिल्कुल। लेकिन पहले से घर जाकर 4 बार निकालना कम से कम। कितनी बार? क्योंकि जब कल आओगे तो करवा के देखूंगा। अब हम समझाने वाले जो दर्पण है ना, दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल, तो कॉपी में हेडिंग बना लो दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल, कॉपी में हेडिंग बना लो दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल। दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल, ये हेडिंग बना लो कॉपी में, दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब मेरी बात सुनो और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, फिर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखो और ऐसे ऐसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन करके लेगा ना तुम घर से। क्वेश्चन लिखो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण के, से हटा दो, के लिखो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर,
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। एक वस्तु रखी है जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। आकार ज्ञात कीजिए। बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे जो तुम्हारे पास बुक्स मौजूद होगी, उसके अंदर से निकाल के लेकर आने। अब समझ लो, और जब भी तुम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, ज्यादातर हमें चित्र को विजुअलाइज करना, चित्र के अंदर देखना, सब चीजें बना के देखना, छोटा छोटा जैसा भी चित्र बनाना, पूरा चित्र नहीं बनाना। आया समझ में? जो जो चित्र में दिया गया ना उसके हिसाब से चित्र बनाओ। जैसे सवाल दिया गया, इस सवाल में अब पढ़ो पहले लाइन क्या कहा गया। बस 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 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। उन्होंने कहा अवतल दर्पण, तो मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, उसकी फोकस दूरी रख दी 10 सेंटीमीटर रख दी, क्योंकि फोकस से लेकर दूर तक की दूरी फोकस दूरी हो। उसके बाद क्या कहा उसने, इसके सामने नल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखी है। मैंने उठाया 15 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रख दी अभी, जैसे उसने कहा कर दिया। अब ये कह रहा है इस वस्तु को प्रतिबिंब बनता हो, प्रतिबिंब बना के दिखाओ। तो प्रतिबिंब हम बना तो सकते नहीं, हम क्या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर सिर्फ मानना ही पड़ेगा सब चीजें। माना 15 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखी हुई, अब उसके फोकस कितनी दूर, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। जो वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई, दर्पण का अंदर उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, वो 15 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पर कितनी दूरी बनेगा, यानी v का मान निकालने कह रहा है सवाल में। किसका मान निकालने कह रहा है। जब भी हम कोई सवाल करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ये तो मेन चीज दिया है। अब तो यही तो आया तुमको। अब बताओ ये 15 सेंटीमीटर किसका मान है, u का मान है, और u का मान 15 माइनस के 15 सेंटीमीटर लेंगे। अब v का मान बताओ, माइनस के v का मान तो पता ही नहीं, v का तो मान निकालना। और ये फोकस दूरी कितनी, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर नहीं है, 10 सेंटीमीटर प्लस के माइनस के आया समझ। अब निकालना किसका मान, v का। अब सवाल की सबसे लास्ट की लाइन पढ़ो, क्या क्या निकालने को कहा सवाल में। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब का दूरी निकालनी, आकार भी निकालना प्रतिबिंब का। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार निकालने का मतलब आई का भी मान निकालना। आया समझ। अब सवाल ओ का मान दिया नहीं दिया, हाँ 1 सेंटीमीटर, उसने बताया 1 सेंटीमीटर की वस्तु है, तो प्रतिबिंब इसके अंदर कितना बड़ा बनना होगा, छोटा बनना होगा। 1 सेंटीमीटर का बनेगा, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का बनेगा, हमसे पूछ रहा सवाल में। सवाल समझ रहे हैं क्या। ऐसा कोई सूत्र जिसमें एफ भी आता हो, वी भी आता हो, यू भी आता हो, है सूत्र है दर्पण का सूत्र हमारा, दर्पण का सूत्र हमारा, सूत्र दर्पण सूत्र, क्या सूत्र, 1/v, ये तो सूत्र हो 1/f, f का मान कितना, माइनस के 10 बराबर 1/v का तो मान निकालना, प्लस 1/u, u का मान कितना, तो यहाँ माइनस की 15 लिखते हो, डरना नहीं बिल्कुल भी। कभी सोचे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस क्या करूंगी, तो ये माइनस ऊपर को सरका लो, ऊपर सरक जाए, क्योंकि यहाँ प्लस हो, प्लस माइनस माइनस हो जा, तो ऐसे ही चला जा, ये माइनस भी ऊपर सरक जाएगा, सरका दोगे तुमने, पता नहीं क्या सरका दिया, माइनस प्लस कितना, माइनस का, जिंदगी सरक गई तुम्हारी 15, दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये माइनस का इधर जाएगा, क्या जाएगा प्लस का, 1/, कितना 15 माइनस के 1 कितना 10 बराबर 1/, कितना v, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो 1/15 माइनस के 1/10, तो यहाँ देखो इतने पोर्शन को इधर भी लिख सके, इधर भी लिख सके, ऐसा दिखाई देगा 1/v बराबर 1/, कितना 15 माइनस के 1/10, 1/10 सही है। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, 1/, कितना v बराबर, ले लो इसका 15 दूनी 30 बैठेगा, 15 दूनी 2 3, दिक्कत है कुछ, घटा लो बेटे राजकुमारी चुपचाप बैठ जा, इसकी इसमें होना कर, प्रिंस का मतलब राजकुमार हो, राजकुमार का उल्टा हो राजकुमारी, तो तेरा नाम रख दे राजकुमारी।
v बराबर बैठेगा -30, -30 पता लगा v का मान कैसे -30 कैसा है? अच्छा v का मान -30 आया तो वस्तु तो यहाँ रखी हुई 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब ना 30 सेंटीमीटर यानी इधर बनेगा और भी इधर प्रतिबिंब, यानी वस्तु तो इतनी दूर रखी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब बनेगा तो इधर ही, लेकिन और इधर कम से कम यहाँ बनाया जाएगा। तो नुनिया प्रतिबिंब बनाने लगे हुए टीटी फाटी खींच कर ऐसा ये कुछ नहीं, बदतमीजी नहीं करना नहीं है, बस तुम्हें पता लग चुका, बस आवाज करना हाँ 30 सेंटीमीटर दूरी होगा, मान लेना। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अब ये भी पता करना जो प्रतिबिंब बनना होगा इधर, जो प्रतिबिंब बनना होगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ये प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु का तो आकार तो पता लग चुका, प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, कितना बड़ा होगा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब में जो इसका आकार नहीं पता, वस्तु का आकार तो पता। तो एक सूत्र बताया था, एक सूत्र बताया था मैंने तुम्हें, ये सवाल का पहला पार्ट हुआ अब तक इसमें जो मैंने निकाला, सवाल का पहला पार्ट हुआ, m बराबर आई बटा ओ, m बराबर आई बटा ओ, निकालना किसका मान आई का, अगर m का मान पता हो और o का मान पता हो, दोनों गुणा करके आई का मान निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत पता पेज कहां फंस रहा है, o का तो मान पता है 1 सेंटीमीटर, m का नहीं पता, लेकिन फिर मैंने m का एक और सूत्र बताया था, बस वही लगाओ, पहले पहला मान m का ही मान निकाल लो, m बराबर माइनस की v बटा u। अब बताओ ये तो माइनस सरकारी माइनस है, अब यहाँ v है, v का मान बताओ कितना, -30, तो v का मान -30 रख देंगे, u का मान बताओ कितना, u का मान -15, इस तक कभी दिक्कत नहीं, माइनस तो माइनस थर्ड, 15 दूनी कितना बैठेगा 30, तो बताओ m का मान कितना है, माइनस कितना, m का मान माइनस में आया प्लस में आया, m का मान जब माइनस में हो कौन सा दर्पण हो, रहनी अवतल दर्पण, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, झूठ थोड़ा बोल रहा सवाल, जो भी झूठ नहीं, लेकिन m का तो मान निकल गया, अब m का मान निकल के यहाँ रख देंगे और o का मान यहाँ रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, प्रतिबिंब का आकार निकल जाएगा, बस ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे 9, 9 का मतलब अब निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे आई का मान, देखो m बराबर सूत्र आई बताओ, m का मान बताओ -2 बराबर आई का मान निकालना, जो चीज निकालनी जो कि तू लिखना होगा, o का मान बताओ, o का मान 1 सेंटीमीटर, तो एक ही लिखना है यहाँ से, सेंटीमीटर मत लिखना, 2 एकम, आई का मान भी बिल्कुल सेम आया, आई का मान ज्यादा नहीं आया, आई का मान ज्यादा आया, देखो o का मान तो 1 सेंटीमीटर था और आई का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब बड़ा हो चुका होगा। मैंने बताया था नहीं, प्रतिबिंब बड़ा होता चला जा, जैसे वस्तु पास लाओगे, वस्तु पास रखी होगी तो प्रतिबिंब बड़ा ही होगा, पीछे पढ़ा नहीं बना, वस्तु पास लाओगे प्रतिबिंब बड़ा नहीं होता, देखो बस प्रतिबिंब बड़ा होगा, 2 सेंटीमीटर का रखा होगा प्रतिबिंब जो बनना होगा, वस्तु इतनी थी, 1 सेंटीमीटर की वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, ये दर्पण 15 सेंटीमीटर दूरी पर तुमने कोई वस्तु रख दी, इसके अंदर उसका जो आकार जो वस्तु रखी है, आकार 1 सेंटीमीटर की वस्तु रखी इसके दर्पण के सामने, वो इसके दर्पण के अंदर ना, शीशे के अंदर 2 सेंटीमीटर की दिखाई देगी, लेकिन दर्पण के अंदर भी कुछ दूरी होगी, पता कितनी दूरी पर दिखाई देगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब है ना इसके अंदर, समझ में आ रही बात, या क्या कहने की कोशिश करी जा रही ये सवाल। अब सवाल में उन्होंने भी तो कहा प्रतिबिंब का आकार निकालना था, वो तो निकल चुका प्रतिबिंब का आकार, अब प्रतिबिंब की प्रकृति निकालनी। अब बताओ जो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब बड़ा होगा छोटा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा छोटा होगा, तुम्हें खुद ही पता है प्रतिबिंब बड़ा होगा, निकाल के दिखा दूंगा। अच्छा प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्या भासी होगा, सारे प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनते इस अवतल दर्पण में। अच्छा प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा, तो मुझे क्यों बता रहे हैं प्रकृति में लिखना, उल्टा भी होगा, बड़ा भी होगा और वास्तविक भी होगा, यही प्रकृति, यही प्रकृति। ऐसे सवाल उड़ा दोगे क्या, कल को तुम उड़ा दूंगा अगर 10 सवाल नहीं हुआ। उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा कोमा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, उल्टा कोमा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। चले चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये पहला क्वेश्चन था दर्पण का, अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, दर्पण का दूसरा क्वेश्चन लिखो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, दर्पण का दूसरा क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर, प्रश्न लिखो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु
एक वस्तु, उसके अगर ऐसा पहला पार्ट लिखा हुआ है ऐसा, तुम भी ऐसे लिखो, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर, फिर अगर लिखा हुआ दूसरा पार्ट इस तरह, तुम भी ऐसे लिखो, वो कुछ नहीं लिख लो चुपचाप। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जिस तरह का उस तरह लिखो, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है 15 सेंटीमीटर, फिर लिखो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में जितने सवाल करोगे ना घर जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बुक्स में न्यूमेरिकल, सब छोटे छोटे क्वेश्चन सब पढ़कर देखोगे, इतनी तो नॉलेज होगी। इससे पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, अपने आप खुद बुक पढ़ने पड़ते, घर जाकर सवाल देखने पड़ते हैं। 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दूरी प्रत्येक दशा में, ठीक है, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की स्थिति, बिल्कुल सेम सवाल है अभी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, कोमा प्रकृति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करो, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करो, तथा आकार नहीं आवर्धन ज्ञात करो। आवर्धन का मतलब किसका मान निकालना है, m का। यस, देखो जाओ दूसरा सवाल, आंसर कैसे चलेगा। अवतल दर्पण, सवाल में अवतल दर्पण की बात कर रखी है, एक अवतल दर्पण बनाओगे ऐसा करके, जैसे सवाल में कहना है जरूर दर्शाओगे, जैसे उसने कहा पेपर में भी ऐसे करते हुए m और n और यहाँ ध्रुव उसका, उसने कहा एडजस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, चुपचाप बैठे। यहाँ लिखा हुआ फोकस, उसके बाद यहाँ सेंटर हमारा, उसके बाद सवाल में कहा कि एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु में रख दी, इसका नाम A, इसका नाम कितना B, और जब वस्तु रख दी तो वस्तु की दूरी होगी वस्तु की दूरी। अब वस्तु से उन्होंने पहले केस में पहला सवाल अपने सवाल बनाते हैं, वस्तु की दूरी पहले 15 मान कर चलना, और जो दूसरा पार्ट करोगे ना उसमें तो वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर मान कर चलना। समझ गए सवाल में, एक सवाल भी इधर समझा रहा हूँ, तुम दूसरा खुद करना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 15 सेंटीमीटर, और तुम दूसरा पार्ट करोगे उसमें लिखोगे 5 सेंटीमीटर। वो जब लिखेंगे ना इधर लिखेंगे माइनस के, मान लिखने उसके टटर पर चढ़ाएगा, लिखे माइनस दिया है। अब दे क्या रखा है, यू का मान होता कितना दे दिया, माइनस के 15। अच्छा, सवाल में सबसे शुरू में लिख रखा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या, अब वक्रता त्रिज्या यहाँ तक क्यों, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमारा सूत्र है उसके अंदर वक्रता त्रिज्या यूज नहीं होती, उसमें फोकस दूरी यूज हो। अगर किया कितनी 20, या फोकस दूरी कितनी 10 नहीं जाएगी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल गई, या वक्रता त्रिज्या थी, तो हमारा एफ का मान निकल चुका है। एफ का मान कितना निकला, 10 माइनस के 10 सेंटीमीटर। बन गया नहीं सेम सवाल, पिछले सवाल सेम सवाल नहीं बन गया, पिछले सेम सवाल बन गया नहीं बन गया। उसके बाद किसका मान निकालना, वी का, इसमें, और वी का मान निकालने के बाद किसका मान निकलेगा तुम्हारा, एम का, एम का मान। बस इतना ही सवाल पाठ करना, क्योंकि वहाँ आकार नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि आकार जब भी निकाल सकते हैं प्रतिबिंब का जब वस्तु का आकार पता हो। इस सवाल में वस्तु का आकार नहीं दिया, केवल रेखावर्धन का मान निकालना, और जो प्रतिबिंब प्रकृति निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति नहीं। पहले वी का मान निकलेगा, फिर एम का मान निकलेगा, एम के मान तो प्रकृति खुद ही पता लग जाएगी। समझ गए, इसका पहला पार्ट खुद कर लोगे। सूत्र कौन सा लगेगा ये बताओ, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/, यहाँ किसका मान लिखोगे, एफ का, एफ का मान कितना माइनस के 10, यू का मान कितना 15। सेम सवाल चल रहा नहीं, बिल्कुल सेम सवाल चल रहा है, वो कर लोगे। यहाँ तक किसका मान निकल का आगा, वी का। जब वी का मान निकाल लोगे तो फिर दूसरे पार्ट में किसका मान निकाल लो, एम का। एम बराबर कौन सा सूत्र लगाओगे, आई बटा ओ नहीं लगा सकते, नहीं तो आई का मान है, ओ का मान है, तो सूत्र लगाओगे माइनस के वी बटा यू, क्योंकि वी का मान यहाँ निकाल दोगे और यू का मान यहाँ है, यू पर यू रख दोगे, एम का मान निकल जाएगा, फिर नीचे लिखोगे प्रकृति जाकर। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करना, बस इसका ये 15 बदल देना, 15 की जगह कितना कर दोगे, 5 कर दोगे। उम्मीद करता हूँ खुद कर लोगे, बच्चों की तरह समझ आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। नोट करो इसे यहाँ तक।